और मैं चाहता हूं कि जब तक दिनेश इस माइक पर नहीं आता आपकी तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। दिनेश जी बहुत बहुत धन्यवाद मैं आदरणीय राय जी को देता हूँ। रवि तिवारी भैया और आदि हमारे राम कृपाल शर्मा जी, इन्होंने इतना कम बोला कि मुझे एक शायर का शेर याद आया कि खंडहर में बैठकर एक बार देखो, खंडहर में बैठकर एक बार देखो, गुजरे वक्त के पत्थर बोलते हैं, वही शख्स रहते हैं खामोश अक्सर, वही शख्स रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जो लोग काम में बिलीव करते हैं वो माइक पर कम बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम काम नहीं करते। हाँ, आप लोग तुरंत हम ही कुछ देखने लगेंगे कि भैया अपने ही बारे में बोल रहा है कि क्या कर रहा है। लेकिन जितने जनता जनार्दन है, बाबा तुलसी ने एक सुविधा दी रामचरितमानस में कि 2 लाइनों में प्रणाम निवेदित हर एक के पास पहुँचे कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हमारे लिए आप सब लोग राम और सीता के समान हैं। मैं ब्राह्मण पुत्र दिनेश मिश्र बावरा आपके चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप मेरे प्रणाम स्वीकार करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आदरणीय तिवारी भैया को जन्मदिन के उपलक्ष्य में इतनी सुंदर गणेश की मूर्ति दी गई कि मन होता है कि आज ही मैं भी पैदा हो जाऊं इसी वक्त। आदमी के मन में तुरंत लालच हो जाता है ऐसा क्यों ये। लेकिन मैं इस संस्था के उद्देश्य को, मैं कोई संचालक नहीं हूँ। हमारे सामने जेपी त्रिपाठी भैया बैठे हुए हैं, प्रेमलता जी भाभी बैठी हुई हैं। हम केवट के बिरादरी में नहीं आते साहब। हाँ, हमारी बिरादरी केवट की नहीं है साहब। हम राम हैं जिनका केवट लोग पाए धोते हैं। मुझे एक मुनव्वर साहब का शेर याद आता है कि दरिया को ये जोम था कि मैं धारे में आ गया, लेकिन मैं बच बचा के किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने वालों की उम्रें गुजर गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। तो लेकिन डॉक्टर सुरेश जी जैसा अगर गीतकार कोई हमारे बीच हो तो कोई पंडितत्व की जरूरत नहीं होती, सारे लोगों का परिचय हो गया है। बम्बई शहर है, बम्बई में आप अपने मोबाइल देखिए, हमारे यहाँ जब ब्राह्मण लोग जनेऊ कान पर चढ़ाते हैं तो लोग समझ जाते हैं कि कोई शंका समाधान का समय आ चुका है। तो मैं चाहता हूँ आप आज अपने मोबाइल पे जनेऊ चढ़ा दें। जिससे वो बोले नहीं साहब उस समय, जिस समय बोल देना चाहिए उसको। हम उस समय बोलते नहीं हैं जिस समय कान पे जनेऊ होता है साहब। मैं चाहता हूँ आपका मोबाइल भी इस समय उसी स्थिति में आ जाए तो हमें अच्छा लगेगा, बड़े मन के साथ आप सुनेंगे, बहुत अच्छा। नहीं कोई बात नहीं, उन्होंने तो जनेऊ क्या, उन्होंने तो पूरी कुंडली मार दी है। चलो ठीक है। लेकिन एक निवेदन, ये शब्द भैया ने ब्रह्म का, दोनों तरफ देखिए, एक तरफ संत तुकाराम ने शब्द को लेकर के कुछ कहा है मराठी और देवनागरी भाषा में। मैं 2 लाइन में बताता हूँ। शब्द अगर ब्रह्म है तो मैं ब्रह्म का उपासक हूँ, शब्द अगर नाद है तो फिर मैं और शिव का साधक हूँ। हमारे आपके बीच में मैं कोई, देखिए मैं कभी सम्मेलन नहीं बनाना चाहता हूँ इसको, लेकिन मैं धीरे धीरे, अब पंडित को पंडा बनने में देरी थोड़ी नहीं लगती है भाई साहब। आप दक्षिणा कम कर दो तुरंत तो पंडा बन जाता है, मांगने लग जाता है भाई साहब। तो आप मुझे जितने देर पंडित बना के रखोगे उतनी देर तो मैं ठीक ठीक सुनाऊंगा भाई साहब। जैसे ही आपकी तालियां वालियां कमजोर हुई तुरंत हम पंडा गति को प्राप्त हो जाएंगे भाई साहब। तुरंत हाँ वो सुन ले। पंडित और पंडा में जो अंतर है वो आपको निर्धारित करना है कि मुझे कितनी देर पंडित रहना है और कितनी देर पंडा रहना है। माता बहन ने, आदरणीय भाभी ने, रवि तिवारी जी ने हमारा कहीं ना कहीं स्वीकार किया। ये मंच बड़ा समृद्ध है। नवनीत हुल्लड़ जी जैसा जादूगर कभी हमारे बीच है। लखनऊ से, हम लखनऊ अच्छी, मुझे तो याद है लखनऊ में एक आदमी से मैंने पूछा, प्रख्यात मिश्रा जी आए हुए हैं, कि एक बल्ब लगाना हो तो कितने लखनऊइयों की ज़रूरत पड़ेगी। बोले यही कोई 10-12 लोग लगेंगे। मैंने कहा एक बल्ब लगाने में? बोले वो कैसे? बोले एक आदमी लगाएगा और 10 लोग बोलेंगे वाह वाह हुजूर क्या बल्ब लगाए। वो उस शहर से आते हैं जहाँ एक बल्ब पे 12 लोग खर्च हो जाते हैं।
मैं उसको प्रणाम करता हूँ। उस नई उम्र की नई पीढ़ी में बाण के खानदान से वो लड़का निकलता है साहब। बाण जी उसके नाना होते हैं और मुंबई शहर में अगर उससे बुलाया जाता है तो जरूर कुछ खूबी होगी। आप एक बार जोरदार तालियां उसके लिए बजाएं। रोहित शर्मा, अभी अभी इनकी शादी तय हुई है। आप हंस करके जो शुभकामनाएं उसे प्रेषित किए हैं, हम उसका दर्द समझ सकते हैं और आपका भी। मैं सच बताता भाई, लेकिन क्योंकि वो ब्राह्मणों के संस्थान में है और वैवाहिक कर्मकांड के पहले है, तो ब्राह्मण जितना अच्छा आशीर्वाद दे सकता है माँ पिता के बाद, उतना अच्छा कोई नहीं दे सकता है साहब। उसका वैवाहिक जीवन सफल रहे, उसके लिए आपकी तालियां जोरदार होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मैंने 2 जन का परिचय करा दिया। डॉक्टर सुरेश जी के बारे में मेरा मुंह छोटा है, शख्स बड़े हैं, मेरे लिए उनके पास कोई अल्फाज नहीं है। उनका एक गीत जो शेक्सपियर के आसपास माना गया, जिनको दुनिया में जब पहली कैसेट 18 गीतकारों की निकली 83 में, तब जब उनका नाम उसमें था। आप उन्हें सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा। थोड़ा थोड़ा बीच में मैं कवि सम्मेलन भी सुना दूंगा। मैं तो आज हूँ ही कि मैं आपके बीच, मतलब हूँ ही, हाँ, मैं कहाँ जाऊँगा। अच्छा, राही भैया जी तो बुलाना भी होता है तो जोर से सांस ले लेते हैं तो मैं खींच के चले आता हूँ भाई साहब। हाँ, तो मेरा उनका प्यार इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आपको क्या बताऊँ, बड़े मजे। देखिए, हम पंडित लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, हम कथा कराते हैं। जजमान जो है ना साहब, हम 10वीं बार भी कथा सुन रहे हों तब भी जब तक पंडित ना कह के अध्याय समाप्त हुआ, हम अक्षत फूल नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हम ठीक से सुन ही नहीं रहे होते हैं साहब। और हर पंडित की कथा की किताब देख लो, अगर वो कल ही खरीद के लाया होगा ना, तो दूसरे दिन उसकी हालत वो होती है जैसे वो खुद की होती है। तो मैं चाहता हूँ कि हम दरिद्र वाले पंडित या उन सब भावनाओं से हट करके इस अवस्था में आ गए हैं कि हम अब दान लेना नहीं चाहते हैं साहब, हम दान देना चाहते हैं। और उसकी ये संस्था मैं बधाई देना चाहता हूँ। हमारी स्थिति क्या बढ़िया हुई है साहब, दान देने की स्थिति में आ चुके हैं। हमारा ब्रह्मत्व, हमारा विचार, हम किसी भी जाति धर्म के हों, लेकिन हम मन से अगर ब्राह्मण हो जाएं तो दुनिया कहीं न कहीं कल्याण करने के उतारू हो जाएं। मैं बधाई देता हूं। सरस्वती वंदना हो चुकी है, हास्य के लिए कहीं दूर जाना नहीं होता है। एक पंडित बाबा हमारे गांव में थे, तो यादव जी की मिसेस पंडित बाबा से ज़्यादा सम्मान देती थी यादव जी को, सही बताते हैं। भोजपुरी में कहती थी, चली रहूँगा खा लें, खाना बना दिया है, बहुत सुंदर है, लगा दिया है, बहुत देरी मत करिए, आइए खा लीजिए। और पंडिताइन जो थी वो कहती थी, सुनिए जी, बन गया है, खा लीजिए। इतना कर्कश बोलती थी, खाना तुरंत ठंडा हो जाता था। हम सच बताते हैं। तो पंडित जी पंडिताइन से कहते थे कि उस यादव की औरत से सीखो, ग्वालन से सीखो, कितनी मधुर भाषा से बुलाती है, पाठ लगाती है, उस पर एक कपड़ा डालती है, सम्मान से खिलाती है। तुम तो ब्राह्मण की कुलीन हो, आप कम से कम ये सीखो। तो एक दिन पंडिताइन को लगा कि सचमुच ऐसा करना चाहिए। तो पंडिताइन गई तो उनको पाठ नहीं मिला, पीढ़ा नहीं मिला। तो वो जो हमारे यहाँ गोबर बनाया जाता है, गोबर का डंडा होता है, वही ला करके रख दिया, उस पर एक कपड़ा डाल दिया और उस गोबर के कंडे में बिच्छू थी। अब पंडिताइन पंडित से बोली जा करके कि सुनिए जी, आज मैंने बहुत मनपसंद खाना बनाया, चलिए खा लीजिए। पंडित को भी आश्चर्य हुआ कि इतनी इज्जत तो यार ससुराल में भी नहीं मिली है, आज इतनी क्यों दे रही है ये। तो वो भी नई धोती पहन करके बैठने, जैसे ही बैठे तैसे ही बिच्छू ने अपना काम किया। तो पंडित जी ने पंडिताइन से कहा, यार तुम पहले जैसा ही बुलाया करो, तुम्हें इज्जत देना शोभा नहीं देता है भाई साहब। तो आप लोग भी इज्जत दे दिया करो, नहीं तो बिच्छी हमें भी मार देगी कहीं ना कहीं भाई साहब। बड़े मन के साथ आते हैं। मैं पहला कभी आपके बीच में बोलना चाहता हूँ, ये बसंत का उत्सव है, फाग का उत्सव है। एक ललित निबंधकार ने लिखा, जेपी भैया तो पिएगा, कि हमारे यहाँ अगर कहीं पे बसंत का वर्ण होता है तो कैसा होता है साहब, कि जब गेहूं के गोरे गालों पर रूप की तितलियां बल खाने लगती हैं, जब कि तीसी के मरकते तथा सरसों के पुखराजी फूलों पर मालती लताओं को मतवाले भौरे चूम रहे होते हैं। कहीं सूगे के समान केसू के फूल, कहीं हल्दी का रंग लिए कनेर के फूल, कहीं गंधमाती बयार, कहीं उन्मादक गुंजार, कहीं दिल फरेब चांदनी। ये ऐसे रसायन हैं जिस पर कोई भी व्यक्ति अपने सम्मोहन का साम्राज्य और अनुराग का ऐश्वर्य लुटा सकता है।
धामनी जब मधुर हाशनी हो जाती है, तब आनंद अधरों पर पादव पत्रों का सोया साहित्य जाग उठता है। तब एक कवि को कहना पड़ता है बसंत के आगमन पर कि पियरी बलिया सरताज धरे, गेहुआ गदराई बीच सिवानी। हाँ, पियरी बलिया, देखा एक मन ही जागल है अब धीरे से। अब धीरे धीरे सबका ब्राह्मण जाग जाए अंदर है, धीरे धीरे अब पियरी बलिया सरताज धरे, गेहुआ गदराई बीच सिवानी। छीटल गंध के बाग गठरी, रगरी भौराब काटत चानी। ऐसे में जे न पिया आइब, तब का बरखा जब खेती सुखानी। फगुआ फौज करे हमला, पचतैब पिया लुटले राजधानी। ये हमारे यहाँ फाग होता था साहब। लेकिन मैं बहुत देर तो पंडित जी की मैं कथा सुना रहा था। टेंशन देना बहुत इजी काम है। कोई इधर से जा रहा हो, कोई उधर से आ रहा हो, आप उसको नहीं जानते, आपको वो नहीं जानता, आप उसे नमस्ते करके निकल लीजिए, हो गई टेंशन। कौन था, कहाँ मिला था। और इस पूरे मोहल्ले को टेंशन देनी तो कुछ मत करो। गेरुआ लो, घोलो, दोनों हाथ लगाओ और सबके दरवाजे पर रात के 12 बजे छापा मार के आ जाओ। सवेरे सारे पंडित बुक हो जाएंगे, महाराज देखिए कौन सा बात हो गई है कि हमारे यहाँ छापा लग गया है। हाँ, तो कोई लगा तो टोटा तो नहीं कह दिया है। तनाव देना बहुत कठिन काम है, हंसाना बहुत सरल काम भी नहीं है साहब। लेकिन मैं हंसाने वाले उस जादूगर को बुलाना चाहता हूँ जो आपके बीच आकर के बहुत निर्भीक तरीके से आपको उठा के लगाएगा। जोरदार तालियों के बीच में रोहित शर्मा को बुलाएं और उनसे उठाएं। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय कवि और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि आज के इस कवि मंच के खजाने का सबसे छोटा सिक्का मैं ही हूँ। और आप सब समझदार लोग हैं, आप लोग जानते होंगे कि दान पुण्य के कामों में छोटा सिक्का ही काम आता है। जैसा मेरा परिचय दिया गया, मेरे बारे में बताया गया, मैं हास्य का कवि हूँ और बहुत कम देर आपके बीच में हूँ। मैं जितनी भी देर में यहाँ पर हूँ सिर्फ आपका ध्यान चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। पहला कवि हूँ, जिम्मेदारी थोड़ी सी आप पर ज़्यादा है दोस्तों। हम कवियों के पास तो कोई तबला ढोलक पेटी कुछ होता नहीं है, केवल हमारे शब्द हैं। हम हमारे शब्द से आप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और जहाँ बात आप तक पहुँचे आप तालियों से मुझे बताते रहिएगा, क्योंकि ये दो तरफा मामला होता है साहब। बात यहाँ से कही जाती है, वहाँ से सुनी जाती है, सराही जाती है, तब यहाँ से दूसरी बात कही जाती है। वाह 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 वाह। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर। वाह। हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर। आदरणीय त्रिपाठी जी सुनेगा। अगली 2 पंक्तियों पर आपकी दाद, आपकी तालियां मुझे बताएंगे कि मुझे कितने देर खड़े रहना है। कि तुमको मिल सकता है हमसे बेहतर, हमको मिल सकता है तुमसे बेहतर, लेकिन तुम और हम दो अगर मिल जाएं तो कुछ और नहीं हो सकता फिर इससे बेहतर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, वाह। तो आपको बधाई देता हूँ साहब, एक अच्छे कार्यक्रम के लिए आपने बहुत बढ़िया आयोजन किया है और इतनी शानदार सरस्वती वंदना पढ़ी गई साहब। मैं देख रहा था आप एकदम भक्ति भाव में डूब गए थे। हाँ, मैं तो आपको सच बताता हूँ, पहले सरस्वती वंदना में पढ़ता था साहब। एक प्रोग्राम में गया, मैंने सरस्वती वंदना पढ़ी, ऑडियंस ने कहा वंस मोर। मैंने दोबारा पढ़ी, फिर वंस मोर, 3 बार पढ़ी, फिर वंस मोर, 4 बार हो गया साहब। मैंने ऑडियंस से कहा आप सरस्वती वंदना मुझसे कब तक गवाओगे? ऑडियंस बोले जब तक आप सुर में नहीं गाओगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। तो ऐसा नहीं कि, लेकिन आप तो अच्छे बड़े संपन्न लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं साहब। मैं अपनी क्या बात करूँ, मैं तो मारवाड़ी हूँ और ये बात मैं छुपाता भी नहीं। हाँ, सारी दुनिया जानती है हम कैसे होते हैं। मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया था, घर पहुंचा, पिताजी ने सवाल कर लिया, बोले खर्चा कितना हुआ? मैंने कहा 500 रुपए। पिताजी बोले ठीक है, तो कोई ज्यादा नहीं है। मैंने कहा इससे ज्यादा उसके पास थे भी नहीं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह वाह। मारवाड़ी आदमी से कोई जीत सकता है क्या? आपको पता है असली मारवाड़ी कौन होता है? असली मारवाड़ी वो होता है जो 50 लाख की मर्सिडीज खरीद लेता है, उसमें भी सीएनजी फिट करा लेता है। वाह वाह भैया वाह। वो एक मारवाड़ी गया डॉक्टर के पास, बस इसी आनंद में आप सुनते रहिएगा साहब।
हाँ मजा आएगा। बहुत कम देर मैं आपके बीच में। एक मारवाड़ी के डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब आप घर चलने की कितनी फीस लेता है? डॉक्टर ने कहा 300 रुपए। मारवाड़ी ने कहा ठीक है चलिए। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी निकाली, दोनों घर पहुंच गए। घर पहुंचने का डॉक्टर ने मारवाड़ी से पूछा कि मरीज कहाँ है? मारवाड़ी बोला मरीज कोई नहीं है डॉक्टर साहब, मुझे तो घर आना था, टैक्सी वाला 500 मांग रहा था, 300 में आ गया। मारवाड़ी आदमी का कोई जवाब नहीं है साहब। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई साहब कि एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है। एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है और एक मुस्कान जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। एक झूठ जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है, एक मुस्कान जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। इसमें मारवाड़ी का कैलकुलेशन देखो, हंसते हंसते झूठ बोलो तो भी 5 मिनट का फायदा है यार। मारवाड़ी लोग बड़े अद्भुत होते हैं साहब। अच्छा आप मेरी पर्सनालिटी देखिए रहो साहब, जबरदस्त पर्सनालिटी है साहब, दिख रहा है? वाह भाई साहब बधाई देता हूँ आपको। मैं दिख तो रहा हूँ, कईयों को दिखता नहीं। वाह वाह वाह। मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, अच्छा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इंजीनियर हूँ, हाँ, ताकि आपको लगे कि राही जी ने किसी पढ़े लिखे कवि को भी बुलाया है। हाँ, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बाजू में एक मेडिकल कॉलेज था साहब। वहां पर पढ़ रही एक लड़की मुझे पसंद आ गई, तो मैंने उस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही लड़की को अपने खून से लव लेटर लिखा। वाह। मैंने मैंने उससे कहा इस खत का जवाब जरूर देना। खत का जवाब आया ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव और हीमोग्लोबिन की कमी। वाह 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 वाह। हो जाता है सर हम लोगों के साथ। तो देखिए हास्य के लिए जैसा बताया गया ज्यादा दूर जाने के, हास्य हमारे आसपास होता है। बहुत ही बड़े आदमी की शव यात्रा जा रही थी साहब, बहुत बड़े आदमी की शव यात्रा जा रही थी। शव यात्रा में बहुत भीड़ थी। जैसे जैसे शव यात्रा आगे बढ़ती गई भीड़ और बढ़ती गई, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। इतने में SBI बैंक की कैश ले जाने वाली गाड़ी शव यात्रा बीच में मिलने की वजह से उसके पीछे पीछे चलने लगी। यह देख शव यात्रा में मौजूद एक शख्स ने दूसरे से कहा कि मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है आदमी मरने के बाद अपना बैंक बैलेंस भी साथ ले जाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा दिया। वाह। भारतीयों का कोई जवाब नहीं होता। देखिए मुंबई में हम लोग रहते, बताया गया, दिनेश भैया ने बताया। तो अपन जो मुंबई में रहते हैं बहुत सालों से, ना अपने इंग्लिश बोलते हैं ना हिंदी बोलते हैं, अपन मुंबईया भाषा बोलते हैं। और इस भाषा में बहुत हास्य होता है। अगर मैं बाय रोड आ रहा था साहब तो मुझे नहीं मिल रहा था एड्रेस, तो मैंने एक आदमी से पूछा, मैंने कहा वाशी सेक्टर 6 में जाना है सर, एड्रेस बताएंगे? उसने मुझसे कहा इधर से सीधी सड़क पकड़ने का। मैंने कहा पकड़ने का कि चलने का? वाह। बोला बीच में नहीं बोलने का। क्या बात है। इधर से सीधी सड़क पकड़ने का, लेफ्ट मारने का, मंदिर गिरेगा। गिरेगा। मैंने कहा मंदिर गिरेगा तो जाएंगे कैसे? बोला ना बीच में नहीं बोलने का। इधर से सीधी सड़क पकड़ने का, लेफ्ट मारने का, मंदिर गिरेगा, राइट मारने का, मस्जिद गिरेगा। मैंने कहा तू मंदिर भी गिराएगा, मस्जिद भी गिराएगा, एड्रेस बताएगा कि दंगा कराएगा? बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। जमाना कितना बदल गया सर। वाह। आजकल देखिए हर आदमी दुखी है, हर आदमी। किसको नौकरी नहीं मिल रही इससे दुखी है, कोई देश की राजनीति से दुखी है। अच्छा कई तो इसलिए दुखी हैं क्योंकि पड़ोसी सुखी है। वाह सही बात, सही हाँ, बात। ऐसे हंसने हंसाने का काम आपकी संस्था ने आयोजित किया है। आप अपनी संस्था के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। एक दिन कृष्ण भगवान मेरे सपने में आए साहब। मैंने उनसे क्या बातें कही आप इस कविता के माध्यम से सुनिए। हास्य की कविता है, बिल्कुल हास्य की मस्ती में सुनेगा। एक एक पंक्ति पर मैं आपकी दाद चाहता हूँ, आपकी तालियां चाहता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हे कृष्ण आप इस कलयुग में आके तो देखो, आपने पहाड़ एक उंगली पे उठाया, अपने सर पे ऑफिस का बोझ उठा के तो देखो। वाह 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 वाह। आपने जवानी में कंस को मारा, दाऊद को हाथ लगा के तो देखो। वाह। और सबसे ज्यादा तालियां आप चाहिए कि आपने भरी महफिल में द्रौपदी को साड़ी पहनाई, मल्लिका को एक साड़ी पहना के तो देखो। आपने 16,000 गोपियों को अपनाया,
आज एक का खर्चा तो उठा के देखो। वाह वाह वाह। और आपने भव्य सागर पार किया, मुंबई लोकल में लटक के तो देखो। ये बात भी मैंने आपको कृष्ण पर कविता सुनाई, लेकिन ये बात भी मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि श्री कृष्ण और अर्जुन जैसा होना चाहिए। आपको याद होगा, आप सब मुझसे अनुभवी लोग यहाँ पर बैठे हैं, महाभारत के वक्त दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी, जबकि अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस वक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी लेते हुए कहा कि हार निश्चित है तेरी, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। वाह 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 वाह। लेकिन इस पर जो जवाब अर्जुन ने दिया साहब, उस पर आपकी वो तालियां चाहता हूं जो अब तक आपने मुझे नहीं दी। श्री कृष्ण ने कहा हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने कहा हे श्री कृष्ण, जीत निश्चित है मेरी, दास रह नहीं सकता उदास, जीत निश्चित है मेरी, दास रह नहीं सकता उदास, माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। तो एक समय की सीमा है, एक बहुत बेहतरीन टीम मेरे पीछे, आपको सुनना है, सभी को सुनना है, और मैं भी इन सबको सुनना चाहता हूँ। एक अंतिम रूप से एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इसकी पहली पंक्ति से आप समझ जाओगे कविता मैंने किसके लिए लिखी है। निवेदन करता हूँ, सुनेगा, बस 1 मिनट की कविता है। कि मिसाइलों की वो जान थे, हिंदुस्तान की वो शान थे। अगली पंक्ति पर उनका नाम पढ़ रहा हूं और देखना चाहता हूं कितनी मोहब्बत आप उनसे करते हो। कि मिसाइलों की वो जान थे, हिंदुस्तान की वो शान थे, नाम के वो कलाम थे, काम उनके कमाल थे। कलाम साहब की 2 पंक्तियां जब जब पढ़ता हूं बहुत ताकत, बहुत हिम्मत, बहुत प्रेरणा मिलती है कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। और मेरे देश की पूरी तस्वीर ही बदल जाए, मेरे देश की पूरी तस्वीर ही बदल जाए अगर हर हिंदू विवेकानंद और हर मुस्लिम कलाम हो जाए। सब कहते हैं। कविता की आखिरी 4 पंक्तियां और आप सबसे विदा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अच्छे से सुना। कि मिसाइलों की वो जान थे, हिंदुस्तान की वो शान थे, नाम के वो कलाम थे, काम उनके कमाल थे, कलयुग के वो श्री राम थे, आदर्श उनके महान थे, देश हित में अग्रमान थे, खुदा ऐसे बंदे को सम्मान दे और अगले जन्म में उन्हें फिर हिंदुस्तान दे, अगले जन्म में उन्हें फिर हिंदुस्तान दे, अगले जन्म में अगले जन्म में फिर उनको हिंदुस्तान दे। क्यों दे? क्योंकि हमारा भारत देश अद्भुत देश है साहब। भारत क्या है? जिसका मुकुट हिम धवल हिमालय है, जिसकी ग्रीवा में गंगा जमुना जैसी नदियों की हीरा धार है, जिसके तटीय प्रदेशों में कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती नदियों की मणिमालाएं हैं, जिसके चरणों को हिंद महासागर अपने असीम लहरों के अनगिनत थपेड़ों से न जाने कब से पखार रहा है, जहां आधी दर्जन ऋतुएं बारी बारी से आकर के अपने प्राकृतिक सुषमा को लुटा जाती हैं, वो देश हिंदुस्तान होता है। तब कलाम जैसे लोग यहीं पाए जाते हैं साहब, तब विवेकानंद जैसे लोग यहीं पाए जाते हैं। बहुत अच्छा पढ़ा। एक बार रावण ने जनता से शिकायत की कि भाई हमने तुम्हारी तो नहीं भगाई थी, तो फिर हमारी हमको हर साल क्यों जलाते हो तुम? तो जनता ने कहा हमारी नहीं भगाई थी इसीलिए जलाते। हम सही बता रहे हैं। देखिए महिलाएं, राही भैया, आपकी धोती देख करके मेरे अंदर जो पंडितत्व तो पैदा हो रहा है, भगवान कसम आप ही लोगों ने ये पहनावा बचाए हुए हैं। पुराने जमाने में लोग कहावत कहते थे कि पछोटा संभाल के रखिए, मजबूत रखिएगा, समझ, ये हमारी शक्ति होती थी। अब क्या जमाना आ गया है साहब। अभी रोहित शर्मा ने क्या कहते बढ़िया बढ़िया कविता सुनाई, आपने हास्य के लिए मुझे बुलाया। मुझे तो याद है पंडित के घर पे यमराज पहुँचे तो पंडित जी से कहा कि यमराज ने कहा कि पंडित तुमको चलना पड़ेगा। तो पंडित बोले क्यों चलूं? बोले ये जो मेरे पास आज लिस्ट है इसमें सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है पंडित। तो पंडित विद्वान आदमी थे, उन्होंने बोला महाराज जजमानी से खीर पूड़ी खूब मिली है, आप दबा के खाओ, शाम को चल दूंगा तुम्हारे साथ। अब यमराज को ऑफर अच्छा लगा, इतना दबा के खीर पूड़ी खाई कि नींद आ गई। नींद आते ही पंडित ने लिस्ट निकाली
अपना नाम ऊपर काटा, नीचे लिख दिया। अब लगा कि अपना नंबर तो अंतिम में आएगा। 20 मिनट बाद यमराज उठे, बोले पंडित क्या खीर खिलाई है यार, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब मैं ऊपर से नहीं शुरू करूँगा। जरूरी नहीं कि पंडित बचा ही दे आपको यार। पंडित का यमराज, हम सच बताते हैं आप लोगों को, लेकिन अभी आप लोग उस लायक मेरे नहीं हुए जिस लायक मैं आपको चाहता हूँ साहब। बड़े मन के साथ आपको सुनाता हूँ कि ये फाग का महीना है। हरिवंश राय बच्चन के कलम में जब स्याही रंग के रूप में उतरी तो उन्होंने पहली लाइन लिखी कि रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये रंग जब आस्था के चौखट पर पहुंचा तो अनूप जलोटा ने गाया, श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा। यही रंग निर्गुण भक्ति में पहुंचा तो कबीर ने लिखा कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ये रंग एक शायर के पास पहुंचा तो उसने लिखा, इस रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग एक कवि के पास पहुंचा तो उसने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूँ। ये रंग फिल्मी पर्दे पर उतरा तो सुनील दत्त साहब ने गाया कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। और ये रंग जब 18 साल के नौजवान सर के सर चढ़ के बोला तो भगत सिंह ने गाया कि मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला। ये रंग की यात्रा है, ये रंग की यात्रा है। मैं जानता था जेपी भैया कि मुझे पंडा बनना पड़ेगा, पंडितत्व से काम नहीं चल रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं धीरे धीरे अब आऊँगा। महिलाएं बैठी, हम तो 5 साल के थे तिवारी भैया, तो मेरे पिताजी मुझे स्कूल में जमा कराने ले गए। पहले लोग जमा ही होते थे तो ही तो IAS अधिकारी बनते थे, प्रिंसिपल बनते थे। अब जमा कराने लगे तो ऐसे मास्टर जी बगीचे में बैठे हुए, ऐसे मेरे पिताजी, ऐसे हम खड़े। तो मास्टर जी ने पिताजी से पूछा, किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब हम टेंशन, जिसको 5 साल से पिताजी समझ रहे हैं वो तो है नहीं यार। सही बताया, बच्चे बुद्धि थी मुझे उस जमाने में। हम तो जिसको बताया जाएगा वही समझेंगे ना, हमसे ज़्यादा क्या समझेगा भाई साहब। अब हम टेंशन में, तो हमने अपने पिताजी से पूछा, बाबूजी जब आप हमारे पिताजी नहीं हैं तो हमारे घर में हम क्या कर रहे हैं? तो पिताजी बोले, बेटा ये संस्कार बस कहना पड़ता है। तो हम संस्कार समझ गए। अब मास्टर ने नाम लिखना शुरू किया, हमसे पूछा ये किसके पिताजी हैं? हमने कहा मास्टर साहब आपके ही हैं। हम सच बताते हैं उस जमाने के। लेकिन एक टिप्पणी करता हूँ, आप ब्राह्मण कुल बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है, इन कभी कबीर ने लिखा, बुधो कब की चूक हमारी। जरा जाग जाए आप। जो तालियां आपने मुझे उस स्तुति पर दी जो मैंने एक नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया, तब मुझे अच्छा लगेगा जब आप साहित्यिक रूप में मेरी प्रस्तुतियों को सराहेंगे। साहब कबीर ने लिखा, बुधो कब की चूक हमारी, बगला काहे धवल रंग है, कोयल काहे कारी, मूरख मूरख राजा बन गए, पंडित बने भिखारी, बुधो कब की चूक। हमारी काफी दीवारी साहब कि हम हमेशा विद्वत्ता होने के बावजूद भी हमारी ये हालत रही। तब जा करके मैं उस लक्ष्मण नगरी लखनऊ जिसे कहा जाता है उस लाडले को बुलाना चाहता हूँ। लक्ष्मण क्रोध के प्रतीक माने जाने वाले आदमी हैं साहब। मुझे याद है रामचंद्र जी जब चलते थे तो लक्ष्मण अपना कदम हटा करके चलते थे। तो सीता माता ने पूछा कि तुम भाई की इतनी इज्जत करते हो कि जहाँ भाई के कदम पड़ते हैं उस पर तुम अपना कदम नहीं रखते हो। लक्ष्मण का जवाब ही उस लक्ष्मण का चरित्र हुआ साहब। लक्ष्मण ने कहा, माते ऐसा कोई कारण नहीं है, कारण ये है कि राम अपना रास्ता बना रहे हैं, मैं अपना रास्ता बनाना चाहता हूँ। उस नगरी के लाडले को मैं बुलाना चाहता हूँ जोरदार तालियों के बीच में कि वाए प्रख्यात मिश्रा जिसका नाम होता है, उम्र में कच्चा है, इन आपकी भरपूर तालियां उसे पक्का बना करके कुम्हार के लावे से निकाल करके वो मटका इस हिंदुस्तान को देंगी जो मटके का पानी पीने के बाद अपने भीतर एक रवानी जगेगी। तब जाकर के कहीं हम गाएंगे, हाँ, और तब जाकर के हमारे अंदर एक रब बढ़ेगा। जोरदार तालियों से आगे से पीछे तक जितने लोग बैठे हुए हैं बुलाएं, आगे तक माँ शारदे को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित बड़े कवियों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। साहित्यकारों को प्रणाम करता हूँ। सामने बैठे हुए साहित्य के चौकीदारों को प्रणाम करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ।
आदरणीय जेपी भैया आए सुनने के लिए, उन्हें प्रणाम करता हूँ। मेरा बड़ा मन था उनसे मिलने का, वो आए, बहुत अच्छा। और 4 पंक्तियों के माध्यम से बात शुरू करता हूँ, बहुत लंबी भूमिका नहीं बनाना चाहता हूँ। एक निवेदन इस बात का निवेदन जरूर है कि कभी भी तालियां इस बात का मूल्यांकन नहीं करती हैं कि कौन सी कविता किस स्तर की है, कौन सी कविता अच्छी है या कौन सी कविता खराब है, मगर ये तालियां आपकी हमें इस बात का बल संबल जरूर देती हैं कि आपकी बात हम आप तक पहुंचा सके, आपकी बात आप तक रखने में समर्थ हो सके। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुझे आदेशित करें। मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। मैं अपने नाना जी पंडित शैल बिहारी वाजपेयी बाण जी की 4 पंक्तियों से, जो संकल्प की पंक्तियां हैं, वहां से बात शुरू करता हूँ और जेएनयू पर समापन करने का प्रयास करता हूँ। इस बीच का पूरा काव्य पाठ मेरा रहेगा। ये देश देखते रहने का आदि रहा है। ये देश, मैं उस रूप को रखना चाहता हूँ। बार बार ब्राह्मण के रूप की चर्चा हुई, ब्राह्मण के रूप की बात कही गई, उसकी विद्वता की बात हुई, उसकी दरिद्रता की बात हुई। मैं उसके परशुराम रूप का वर्णन करना चाहता हूँ, जिसके लिए वह विश्वविख्यात है। वहां से बात शुरू करता हूँ कि देखते ही देखते गंवाया गया सिंधु और, कि देखते ही देखते गंवाया गया बंगु और, देखते ही देखते गंवाया गया बंगु और, वक्त हाथ आया तो मिलाया भी गया नहीं, वक्त हाथ आया तो मिलाया भी गया नहीं। 1.25 लाख शत्रुओं के शस्त्र डालने के बाद, 1.25 लाख शत्रुओं के शस्त्र डालने के बाद बंकिम धरा को अपनाया भी गया नहीं, बंकिम धरा को अपनाया भी गया नहीं। दाहिर नरेश की वसुंधरा कराची पे, दाहिर नरेश की वसुंधरा कराची पे, झंडा ये तिरंगा लहराया भी गया नहीं, झंडा ये तिरंगा लहराया भी गया नहीं। रोज राष्ट्रगान में पढ़ाया गया सिंधु, किंतु हिंद मानचित्र में दिखाया भी गया नहीं, हिंद मानचित्र में दिखाया भी गया नहीं, हिंद मानचित्र में दिखाया भी गया नहीं। हिंद और वीर रस के कवियों पर एक आरोप लगता है कि अगर पाकिस्तान ना हो, कश्मीर ना हो, ये राजनेता ना हो तो इनकी रोजी रोटी कैसे चले, इनकी कविताओं का क्या हो। तब एक छोटी सी बात शुरू करता हूं जहां से कविता लिखना प्रारंभ किया। ये देश विडंबनाओं का देश है, यहां से बात शुरू करता हूं। इस देश की आजादी का महानायक चंद्रशेखर आजाद जब अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों की गोलियों का सामना करते हुए शहीद हो जाते हैं, कहीं चंद्रशेखर आजाद की मां को यह सूचना दी जाती है कि आपका इकलौता बेटा अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में शहीद हो गया है। बूढ़ी मां अपने बेटे की याद में इतना रोती है, इतना रोती है, इतना रोती है कि उनकी आंखों का प्रकाश आंसुओं के साथ बह जाता है। इस देश को एक से बढ़कर एक मंत्री मिलते हैं, इस देश को एक से बढ़कर एक राज्य मंत्री मिलते हैं, गृह मंत्री मिलते हैं, प्रधानमंत्री मिलते हैं, मगर किसी मंत्री, किसी संतरी के पास फुर्सत नहीं मिलती कि उस बूढ़ी अंधी मां का हाल पूछ लेता जा करके। कहीं स्वतंत्र भारत में चंद्रशेखर आजाद ने अपनी मां से स्वप्न में प्रश्न किया होगा कि मां, जिन लोगों के लिए मैंने गोलियां खाई, जिस देश के लिए मैंने गोलियां खाई, आज उस देश की क्या हालत है, आज उस देश में तेरी क्या हालत है। उस मां ने अपने बेटे तक एक उत्तर पहुंचाया होगा, उस उत्तर से मेरी कविता का जन्म होता है। और वो उत्तर अगर आपके दिलों के दरवाजों पर ठक से दस्तक दे जाए तो मुझे आशीर्वाद दे देना। उस मां ने अपने बेटे तक उत्तर पहुंचाया होगा कि तार तार भारती की चूनर हुई थी, उस चूनर को नेता अभिनेता न सिला सके, तार तार भारती की चूनर हुई थी, उस चूनर को नेता अभिनेता न सिला सके। सागर था पास मात्र गागर की प्यास, प्यासे अधरों को लोग यहाँ पानी ना पिला सके, प्यासे अधरों को लोग पानी ना पिला सके। देश को जवाहर से लाल तो मिले परंतु, देश को जवाहर से लाल तो मिले परंतु, मान स्वाभिमान तेरा लल्ला ना दिला सके, मान स्वाभिमान तुझे लल्ला ना दिला सके। जिनके लिए तू शत्रु गोलियों को खाता रहा, जिनके लिए तू शत्रु गोलियों को खाता रहा, लोग तेरी अम्मा को ना रोटियां खिला सके, लोग तेरी अम्मा को ना रोटियां खिला सके, लोग तेरी अम्मा को ना रोटियां खिला सके। और इस देश की नौजवान पीढ़ी पर सर्वाधिक आरोप लगते हैं, पथभ्रष्ट हो गई है, संस्कार विहीन हो गई है। तब यहाँ से बात शुरू करने का प्रयास करता हूँ। हमने गुरुकुल परंपरा बंद करा के लॉरेटो और कॉन्वेंट स्कूल खुलवा करके रखे हैं, जहाँ पे हमें ये पढ़ाया जाता है कि अब आज़ादी का इतिहास जानने के लिए चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इस देश की आज़ादी का इतिहास जानने के लिए लॉर्ड डलहौजी को पढ़ने की जरूरत है। यहाँ से बात शुरू करता हूँ कि गाल पे तमाचे या की लाठियों को खा के नहीं, गाल पे तमाचे या की लाठियों को खा के नहीं, स्वाभिमान हेतु गोलियां भी खानी पड़ी है, स्वाभिमान हेतु गोलियां भी खानी पड़ी है। बूढ़ी ममता ने देख ली चिताएं लाड़लों की, बूढ़ी ममता ने देख ली चिताएं लाड़लों की, बूढ़े कांधों को भी अर्थियां उठानी पड़ी हैं, बूढ़े कांधों को भी अर्थियां उठानी पड़ी हैं। गुलामी की आग में धधकती धरा की प्यास, गुलामी की आग में धधकती धरा की प्यास, बूंद बूंद शोणित का दे बुझानी पड़ी है, बूंद बूंद शोणित का दे बुझानी पड़ी है। चरखा चलाने से या सूत काटने से नहीं, चरखा चलाने से या सूत काटने से नहीं, आजादी के लिए गर्दनें कटानी पड़ी है, आजादी के लिए गर्दनें कटानी पड़ी है, आजादी के लिए। और ये गर्दनें कटाने का सिलसिला कहां से?
रूस, जर्मनी, न जाने कितने देशों ने कहा कि अगर हिंदुस्तान जैसी सेना हमारे पास होती तो शायद विश्व युद्ध में हम कभी ना हारते। क्या है इस सेना के पास ऐसा, क्या है इस देश के बेटों के पास ऐसा? अपने जीवन में अगर कुछ अच्छा लिखा है तो आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं। इस देश के बेटों को ताकत परमपिता परमात्मा ने उनकी माताओं के रूप में दी है। यहाँ जब बेटा लड़ने जाता है तब उसकी माँ कहती है कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मात्र एक, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा। तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, तेरे पूर्वजों ने जो लिखा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाड़ले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाड़ले क्या तू भी दोहराएगा। गोटी गोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं। और दो पंक्तियों में बेटा जो अपनी माँ को उत्तर देता है, अगर वो उत्तर सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए तो एक मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट करके मेरा हौसला बढ़ा देना, मुझे आशीर्वाद दे देना। बेटा अपनी माँ को उत्तर देता है कि बोटी बोटी कट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, इंच इंच बट जाऊं, बोटी बोटी कट जाऊं। लाडला ना पुरखों की नाक को कटाएगा, लाडला ना पुरखों की नाक को कटाएगा। या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा मैं लपेट घर आऊंगा मां, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा। कहीं बेटा तिरंगा लपेट कर घर आता है, एक क्षण ऐसा आता है जब स्वप्न में मां अपने बेटे से मिलती है और प्रश्न करती है कि मेरे लाल तेरे पूरे शरीर में गोलियां लगी हुई थी, तेरा पूरा शरीर गोलियों से छलनी था, सरहद पर जो कुछ भी रहा होगा बड़ा भयानक रहा होगा, बता मेरे बेटे तूने सरहद पर क्या देखा। बेटा अपनी मां को उत्तर देता है कि उसने सरहद पर क्या देखा, इस देश के अंदर एक परंपरा रही है, यहाँ अर्जुन जब अपने हाथों में गांडी उठाते हैं तो उनकी आंखों में केवल मछली की आंखें नजर आती हैं। बेटा अपनी मां को उत्तर देता है कि उसकी आंखों में क्या था, कि साथियों की वीरता और साहस को देख देख, कि साथियों की वीरता और साहस को देख देख भारत हमारा शीर मोर दिखता था मां, भारत हमारा शीर मोर दिखता था मां। बरसाती रही गोलियां बंदूकें लगातार, बरसाती रही गोलियां बंदूकें लगातार, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता था मां, हमें कुरुक्षेत्र वाला दौर दिखता था मां। साधक थे लक्ष्य साध घर से चले थे हम, साधक थे लक्ष्य साध घर से चले थे हम, फिर हमें कहा कुछ और दिखता था मां, फिर हमें कहा कुछ और दिखता था मां। हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तो, हाथ में तिरंगा जब भी पकड़ते थे तो अखियों के सामने लाहौर दिखता था मां, अखियों के सामने लाहौर दिखता था मां, अखियों के सामने लाहौर दिखता था मां। ये देश मातृ शक्ति की पूजा करने वाला देश है। चार पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। मैं हेमराज जी की मां का एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो कह रही थी कि मेरा बेटा मेरे पैरों की दवाई लेने के लिए गया है। एक उत्तर उन तक पहुंचाने का प्रयास किया है, एक बात रखने की कोशिश की है कि एक बेटा जब अपने शरीर पर वर्दी धारण करता है तो किन किन चीजों का त्याग, किन किन चीजों का बलिदान उसे करना पड़ता है। चार पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करता हूं कि पीपल की डालियों पे हमको झुला के अम्मा, पीपल की डालियों पे हमको झुला के अम्मा, जितनी भी लोरियां सुनाई भूलो आए हैं, जितनी भी लोरियां सुनाई भूलो आए हैं। पिताजी के कांधों का भी बोझ था उठाना हमें, पिताजी के कांधों का भी बोझ था उठाना हमें, देनी थी कमाकर कमाई भूलो आए हैं, देनी थी कमाकर कमाई भूलो आए हैं। हो सके तो माई लाडलों को माफ कीजिएगा, हो सके तो माई लाडलों को माफ कीजिएगा। भाई छुटकी की भी सगाई भूलो आए हैं, भाई छुटकी की भी सगाई भूलो आए हैं। भारती की पीर कुछ ऐसे याद हो गई कि अम्मा तेरे पाँव की दवाई भूलो आए हैं, अम्मा तेरे पाँव की दवाई भूलो आए हैं, अम्मा तेरे पाँव की दवाई भूलो आए हैं। ये मातृशक्ति की पूजा करने वाला देश है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की मां से पत्रकारों ने प्रश्न किया था कि आपका जवान बेटा शहीद हो गया इसलिए आपकी आंखों में आंसू आए। उस मां ने एक उत्तर दिया, वो उत्तर इंडिया टुडे के प्रथम पृष्ठ पर छपा। मैंने भी उस उत्तर को पढ़ा और वो उत्तर आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं अपने शब्दों में। बात अच्छी लग जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि कंचन नकामिनी कुबेर के भंडार नहीं था हमारे पास, नहीं कुछ भी गवाने को था हमारे पास, नहीं कुछ भी गवाने को। माथे में सिंदूर था वो मातृभू को दे दिया था, माथे में सिंदूर था वो मातृभू को दे दिया था। माटी ही बचाई सिर्फ भाल में सजाने को, माटी ही बचाई सिर्फ भाल में सजाने को। रोती नहीं इसलिए पुत्र है हुआ शहीद, रोती नहीं इसलिए पुत्र है हुआ शहीद। कर जो अभी बाकी है स्वदेश का चुकाने को, कर जो अभी बाकी है स्वदेश का चुकाने को। एक बेटा भारत की शान पे लुटा दिया है, एक बेटा भारत की शान पे लुटा दिया है। काश वे को और होता देश पे लुटाने को, काश वे को और होता देश पे लुटाने को, काश वे को और होता देश पे लुटाने को। और एक छोटी सी कविता आपके बीच में रखता हूं और अपना स्थान लेता हूं। बात यहां से शुरू करता हूं, जिस देश के अंदर ऐसा साहस हो, ऐसा पौरुष हो, उस देश के अंदर जेएनयू जैसी घटनाएं घटती हैं। मैंने एक बात कहने की कोशिश की, बात यहां से चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। लोग
कई लोग अपने अपने सम्मान पत्र वापस करने के लिए गए पिछले सत्र में सरकार के पास अपने अपने सम्मान पत्र वापस कर दिए जाकर के लोगों ने। मैंने ये बात कहने की कोशिश की कि जब सही सम्मान, राष्ट्रीय स्तर के सम्मान पत्र गलत लोगों के हाथों में चले जाएंगे तो एक ना एक दिन लौट करके वो वापस अपनी जगह पर जरूर आ जाएंगे। वास्तव में सम्मान पत्र के लेने के लायक कौन है, किनका सम्मान करना चाहिए इस देश के अंदर, बात यहाँ से शुरू करता हूँ। और बात अच्छी लगे तो आपका आशीर्वाद मिले, आपका समर्थन मिले कि जिसने अपने घर का को ही नूर देश को दे डाला, जिसने अपने घर का को ही नूर देश को दे डाला, बुझा दिया आंखों का सारा नूर देश को दे डाला, बुझा दिया आंखों का सारा नूर देश को दे डाला। जिनके अस्थि ढेर पर चल अपना भविष्य आबाद हुआ, जिनके अस्थि ढेर पर चल अपना भविष्य आबाद हुआ, उनका लहू बहा तब जा करके भारत आजाद हुआ, उनका लहू बहा तब जा करके भारत आजाद हुआ। देश प्रेम की प्रथा बढ़ाने का यदि यत्न किया होता, देश प्रेम की प्रथा बढ़ाने का यदि यत्न किया होता, देश प्रेम की प्रथा बढ़ाने का यदि यत्न किया होता, वीर चंद्रशेखर की मां को भारत रत्न दिया होता, वीर चंद्रशेखर की मां को भारत रत्न दिया होता, वीर चंद्रशेखर की मां को भारत रत्न दिया होता, वीर चंद्रशेखर की। मगर ये भारत रत्न नहीं मिल पाया तो क्यों नहीं मिल पाया? चार पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं, चार पंक्तियां मैं जानता हूं यहाँ कौन लोग बैठे हैं, तब ये बात रखना चाहता हूं, तब ये बात यहाँ पर रखने का प्रयास करता हूं। चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। राम और कृष्ण की पूजा करने वाला देश और आज कहां पहुंच गया है। 7 हत्याओं में दोषी व्यक्ति को 2 दिन में जमानत मिल जाती है, 2 दिन में बेल मिल जाती है। बात यहां से शुरू करता हूं। एक आम आदमी एक जमानत मांगने के लिए जाता है, एक बेल मांगने के लिए जाता है, उसे किन चीजों का, उसे क्या क्या चीजें देखनी पड़ती हैं कोर्ट कचहरी में। यहां से बात शुरू करता हूं कि एक बेल के लिए यहां पर गेहूं गन्ना धान बिके, एक बेल के लिए यहां पर गेहूं गन्ना धान बिके, एक बेल के लिए यहां पर खेत और खलिहान बिके, एक बेल के लिए यहां पर खेत और खलिहान बिके, एक बेल के लिए यहां परिवार बिक गया लोगों का, एक बेल के लिए यहां परिवार बिक गया लोगों का, आंखों की खुशियां मन का त्योहार बिक गया लोगों का, आंखों की खुशियां मन का त्योहार लोगों का। तार तार होते भगवे को अब तक ना सिलवा पाए। और आप मेरी बात समझ जाना तो मुझे आशीर्वाद देना कि तार तार होते भगवे को अब तक ना सिलवा पाए, तार तार होते भगवे को अब तक ना सिलवा पाए, तार तार होते भगवे को अब तक ना सिलवा पाए। एक साध्वी को सालों से बेल नहीं दिलवा पाए, एक साध्वी को सालों से बेल नहीं दिलवा पाए। जाने क्या संदेश छुपे हैं इन बेलों के खेलों से, 2 घंटे में ही दबंग बाहर आ जाते जेलों से, 2 घंटे में ही दबंग बाहर आ जाते जेलों से, 2 घंटे में ही दबंग बाहर आ जाते जेलों से। अगर कोई सलमान हो नीयत पाक साफ हो जाती है, अगर कोई धनवान हो नीयत पाक साफ हो जाती है। 2 घंटे में स्टे मिलता सजा माफ हो जाती है, 2 घंटे में स्टे मिलता सजा माफ हो जाती है। और इस देश की राजनीति पर एक व्यंग करने का प्रयास करता हूं। आप समझ जाना तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुझे आशीर्वाद दे देना कि आम आदमी को इंसाफ की भीख नहीं मिल पाती है, आम आदमी को इंसाफ की भीख नहीं मिल पाती है, आम आदमी को इंसाफ की भीख नहीं मिल पाती है। रामलला के लिए एक तारीख नहीं मिल पाती है, रामलला के लिए एक तारीख, रामलला के लिए एक तारीख नहीं मिल पाती है, रामलला के लिए एक तारीख नहीं मिल पाती है। और 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। और कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके? 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं और उन कुछ लोगों का चरित्र चित्रण बताना चाहता हूं। जेएनयू के लोगों को कुछ लोग सही साबित करने में लगे हुए थे, उनके साथ मार्च करने के लिए निकल गए, उनके साथ धरना देने के लिए चले गए, उनके साथ न्यायालय तक चले गए। तब यहां से बात शुरू करता हूं, कुछ लोगों का चरित्र चित्रण आपके बीच तक पहुंचाना चाहता हूं, बात अच्छी लगेगी ऐसा मेरा विश्वास है। कि भारत के भविष्य को जो 10 साल से टाले बैठे थे, भारत के भविष्य को जो 10 साल से टाले बैठे थे, अपने अंतस में राजा कलमाड़ी पाले बैठे थे, अपने अंतस में राजा कलमाड़ी पाले बैठे थे। जिनके वादे जनता तक आते आते रह जाते थे, जिनके वादे जनता तक आते आते रह जाते थे। जो अक्सर लादेनों को तक भी साहिब कह जाते थे, जो अक्सर लादेनों को कभी साहिब कह जाते थे। जिस संसद में इंदिरा जी की अटल प्रतिज्ञा पलती थी, जिस संसद में इंदिरा जी की अटल प्रतिज्ञा पलती थी, जिस संसद में इंदिरा जी की अटल प्रतिज्ञा पलती थी, जिसमें लाल बहादुर जी की सिंह गर्जना चलती थी, जिसमें लाल बहादुर जी की सिंह गर्जना चलती थी, उसमें ए राजा कलमाड़ी का हंगामा चलता था। उस संसद में माँ बेटी दामाद का ड्रामा चलता था, उस संसद में माँ बेटी दामाद का ड्रामा चलता था। लोकतंत्र पर शोक तंत्र का गहरा कशा शिकंजा था। देश की बर्बादी का कारण केवल हाथ का पंजा था, देश की बर्बादी का, देश की बर्बादी
आजादी का कारण केवल हाथ का पंजा था। और 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। 4 पंक्तियां। कभी किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, मगर ये समय क्या बनाया जा रहा है। आज से पहले जेएनयू में ये मांग नहीं उठी, आज से पहले किसी को आजादी नहीं चाहिए थी, आज से पहले किसी ने सम्मान पत्र वापस नहीं किए, आज से पहले किसी को सहिष्णुता नजर नहीं आई। ये क्या इशारे चल रहे हैं। दुबई में पहले कार्यक्रम होते थे, मुशायरे होते थे, कवियों के पास फोन आते थे कि आपको सादर आमंत्रित किया जाता है दुबई के मुशायरे में, शर्त यह है कि मंच पर से एक भी चुटकुला नहीं पढ़ा जाएगा। अब उन्हीं कवियों के पास दुबई से फोन आते हैं तो शर्त यह होती है कि मंच पर से कम 25 चुटकुले मोदी जी के खिलाफ पढ़ने पड़ेंगे तो आपको आमंत्रित करेंगे। ये कैसा माहौल इस देश के अंदर बनाया जा रहा है। उस भाषा को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं जिसने सरहदों पर जाकर के कह दिया कि निश्चित रूप से पहली गोली हमारी तरफ से नहीं चलेगी, मगर उस तरफ से अगर एक भी गोली चली तो हमारी तरफ से गोलियों की गिनती भी नहीं की जाएगी। 4 पंक्तियां उन लोगों के नाम जो लोग अफवाह फैलाते रहते हैं कि आज हिंदुस्तान हमारे टारगेट पे है, आज उत्तर प्रदेश हमारे टारगेट पे है, हमारी मिसाइलों के हमारे रडारों पर है। उन लोगों तक 4 पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं, विश्वास की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। अभी तक दिल्ली आते थे तो आते थे आवाना, तो कुछ बातें सोच समझ करके आना कि मतवाना दिल्ली दिल्ली की बिरयानी के चक्कर में, मतवाना दिल्ली दिल्ली की बिरयानी के चक्कर में, मतवाना दिल्ली दिल्ली की बिरयानी के चक्कर में, मतवाना अब की मैडम की मेहमानी के चक्कर में, मतवाना अब की मैडम की मेहमानी के चक्कर में। अब की दिल्ली के दरवाजे बारूदों का ढेर बड़ा है, अब की दिल्ली के दरवाजे बारूदों का ढेर बड़ा है। हिंदुस्तान की सरहद पर एक हिंदुस्तानी शेर खड़ा है, हिंदुस्तान की सरहद पर एक हिंदुस्तानी शेर खड़ा है। इस नायक में भारत की जनता का खून पसीना है, इस नायक में भारत की जनता का खून पसीना है, इस नायक में भारत की जनता का खून पसीना है। याद रहे दिल्ली में अब की 56 इंची सीना है, याद रहे याद रहे। जेएनयू की एक कविता पढ़कर के अपना स्थान लेता हूं, जिस कविता के लिए इतनी लंबी भूमिका बनाई। जेएनयू के अंदर जो कुछ हुआ मुझे ऐसा लगा, बिल्कुल नई कविता है, नया विषय है, आपके बीच रख करके अपना स्थान लेता हूं। मुझे ऐसा लगा कि ये जो कुछ भी जेएनयू के अंदर हुआ, ये हुआ नहीं, ये कराया गया। यहां से बात शुरू करता हूं, बात अच्छी लगे तो आपका आशीर्वाद मिले। कि हनुमंथप्पा जैसे कितने वीरों का दिल दुखा चुकी, हनुमंथप्पा जैसे कितने वीरों का दिल दुखा चुकी, जेएनयू की नारेबाजी देश का मस्तक झुका चुकी, जेएनयू की नारेबाजी देश का मस्तक झुका चुकी। जेएनयू के छात्र संघ के मूल्य हो चुके दोहरे हैं, जेएनयू के छात्र संघ के मूल्य हो चुके दोहरे हैं। राजा इनका कोई और है, ये तो केवल मोहरे हैं, राजा इनका कोई और है, ये तो केवल मोहरे हैं। घर में घुसकर बैठे इनके सरदारों का पता करो, घर में घुसकर बैठे इनके सरदारों का पता करो, घर में घुसकर बैठे इनके सरदारों का पता करो। इनको रोटी देने वाले गद्दारों का पता करो, इनको रोटी देने वाले गद्दारों का पता करो, इनको रोटी देने वाले गद्दारों का पता करो, इनको रोटी। और इस देश की पत्रकारिता 4 पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। एक बेटा शहीद होता है तो नीचे पट्टी चला देते हैं, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, भारत का एक बेटा शहीद। और एक उमर खालिद जब आत्मसमर्पण करने के लिए जाता है तो 284 कैमरे उसे कवर करने के लिए चले आते हैं। ये इस देश की पत्रकारिता का स्तर हो चुका है। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के चैनल जो ये सिद्ध करने में लगे हुए थे कि इस देश के अंदर भारत माता को गाली देने का अधिकार लोगों के पास है। वो बहस जो जेएनयू पर छिड़ी, वो बहस अपने जहन में रखिएगा, वो बहस आप याद रखिएगा। एक तरफ एक न्यूज एंकर बैठी हुई है और कई लोग बैठे हुए हैं, वो दृश्य आप अपने दिमाग में रखिएगा और आक्रोश में लिखी गई ये 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा। और बात जिस हिम्मत के साथ मैंने कहने का प्रयास किया, अगर मुझसे सहमत होना तो उसी हिम्मत के साथ मुझे आशीर्वाद दे देना। मैं देखना चाहता हूं ये 4 पंक्तियां आप किस तरीके से लेते हैं मुझसे, वो उस बहस को बस याद रखिएगा कि न्यूज चैनलों पर गद्दारों के हक में जो बोल रहे, न्यूज चैनलों पर गद्दारों के हक में जो बोल रहे, दोहरी भाषा बोल हमारे धीरज को जो तौल रहे, दोहरी भाषा बोल हमारे धीरज को जो तौल रहे। छाती पीट रही टीवी पर ये जो कुछ महिलाएं हैं, छाती पीट रही टीवी पर ये जो कुछ महिलाएं हैं, छाती पीट रही टीवी पर ये जो कुछ महिलाएं हैं। न्यूज एंकर है या फिर ये अफजल की विधवाएं हैं, न्यूज एंकर है या फिर ये अफजल की विधवाएं हैं, न्यूज एंकर है या फिर ये अफजल की विधवाएं हैं। भारत माँ को गाली देने की आजादी मांग रहे, भारत माँ को गाली देने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले लेने की आजादी मांग रहे, अफजल का बदला ले लेने की आजादी मांग रहे। न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो, न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो, न्यायालय में केस चलाकर वक्त नहीं बर्बाद करो। चौराहों पर खड़ा करो, गोली मारो, आजाद करो, चौराहों पर
करो, चौराहों पर खड़ा करो, गोली मारो आजाद करो। हनुमंत थप्पा हेमराज से वीर बांकुरे निकलेंगे, हनुमंत थप्पा हेमराज से वीर बांकुरे निकलेंगे, हनुमंत थप्पा हेमराज से वीर बांकुरे निकलेंगे। अफजल निकले तो घर घर से बाल ठाकरे निकलेंगे, अफजल निकले तो घर घर से बाल ठाकरे निकलेंगे, अफजल निकले तो घर घर से बाल ठाकरे निकलेंगे। कृष्ण यहाँ के सदा पापियों को बढ़ चढ़कर तारेंगे, कृष्ण यहाँ के सदा पापियों को बढ़ चढ़कर तारेंगे, कृष्ण यहाँ के सदा पापियों को बढ़ चढ़कर तारेंगे। तुम जितने अफजल लाओगे घर में घुसकर मारेंगे। ये प्रख्यात, ये ब्राह्मण आदमी हो सकता है जो पाकिस्तान को शब्दावली से निपटा दे भाई साहब। हकीकत में अगर भेज दिया जाए हम दोनों को तो माँ कसम उसी दिन हमला हो जाए भारत पर। लेकिन हम लोग पंडित लोग हैं, अपने ढंग से काम करना जानते हैं, लेकिन हमारे पास बुद्धि भी है। हम इस तरीके से नहीं मारते उनको। एक बार हाथ से 4-5 कभी पहनकर चले गए वर्दी, हाथ में AK-47 लिया, सीमा रेखा पर खड़े होकर के पूछा अफजल कौन है। तो उधर से खड़ा हुआ है, इधर से धाएं करके गोली लगा दी उसको। फिर पूछा सलमान कौन है, फिर सलमान खड़े हुए, उसको भी उठा दिया। रहमान कौन है, फिर उनको समझ में आया यार कि ये पूछ क्यों रहे हैं नाम, मारने के लिए पूछ रहे हैं। अगली बार आवाज़ आई तो उन्होंने आना ही बंद कर दिया। बोले अब कल हम पूछेंगे। उधर से रहमान ने पूछा राम लखन कौन है, कोई खड़ा ही नहीं हुआ। रवि तिवारी जी कौन है, खड़ा ही नहीं है कोई। दूसरे दिन रवि तिवारी जी ने उधर से पूछा कल रवि तिवारी को कौन पूछ रहा था। जैसे ही खड़ा हुआ ले धान करके निकाल दिया। हमारा मानने का तरीका ये होता है, हम तो कहाँ चीज पाए थे। देखो एक आदमी को देख के सीटी बजा रहा है, ये ब्राह्मण समाज ही नहीं संभव है भाई साहब। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सा संस्कार विहीन कार्यक्रम हो जाता है, लेकिन बहुत अच्छा। भ्रष्टाचार क्या क्या बोला, पंजाब की वजह से ऐसा हुआ। राहुल गांधी जी की शादी क्यों नहीं हुई मैं बताता हूँ। क्योंकि आदमी सोनिया जी जो हैं वो भेजती थी ND तिवारी और दिग्विजय सिंह को लड़की देकर। राहुल के इलाके में तो खुद ही चले आते थे भाई साहब। तो ऐसा बदखुआ जब भेजा जाएगा तो ऐसा ही मामला होगा गुरुजी, उसके आगे क्या होने वाला है। लेकिन इतने बहुत भ्रष्टाचार पे भी बातें कही। भ्रष्टाचार हिंदुस्तान से खत्म ही नहीं हो सकता। वो वकील ने जज साहब से कहा जज साहब ये जो मेरा अपराधी है इसको सजा हो ही नहीं सकती। कानून के किताब के 56 पेज पे ऐसा एक आधार है, ऐसा एक कलम है जिसके आधार पर इसको सजा नहीं हो सकती। तो जज ने कहा किताब मंगाओ, किताब मंगाई गई। पेज नंबर 56 जज ने खोला तो उसमें हजार की 3 नोट थी। तो जज ने उधर से कहा ऐसे ही 5 सबूत और पेश किए जाएंगे। लोग खत्म कर लो भ्रष्टाचार भाई साहब। तब जाकर के कहीं जो सलमान छूट जाते हैं, ये छूट जाते हैं, अदालतें छूट जाती हैं, ऐसे इल्जाम लगते हैं। लेकिन दोस्त ये कबीर का खानदान इधर बैठा है और सुदामा का खानदान वहाँ बैठा है, कुबेर का खानदान वहाँ बैठा है। कबीर का खानदान हिंदुस्तान को जब जैसा देखा, बड़े गीतकार के भूमिका में मैं खड़ा हूँ साहब, बड़े गीतकार की चौखट पर खड़ा हूँ साहब। मैं नवनीत भैया के पहले अपना धर्म निभाना चाहता हूँ साहब। ये हिंदुस्तान हमारे खानदान ने जब जैसा देखा वैसा लिखा, आपको वैसा बताया। आप नहीं सचेते, उसमें आपकी गलती है। ये जब देश आजाद नहीं हुआ था, 60 साल पूरा कर चुका है हिंदुस्तान। ये जब देश आजाद नहीं हुआ था तो मियाँ इकबाल ने एक शेर लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आजादी के 10 साल बाद ये हिंदुस्तान
दुष्यंत कुमार से मिला। उन्होंने लिखा कल नुमाइश में मिला था चीथड़े पहने हुए, मैंने जो पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान हूँ। 30 साल बाद ये हिंदुस्तान उर्मिलेश जी को मिला। उन्होंने लिखा केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख दिया जाति धर्म का नाम। 40 साल बाद ये हिंदुस्तान वादम गौड़वी को मिला। उन्होंने लिखा भुने काजू प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। 50 साल बाद ये हिंदुस्तान उस्मान को मिला। उन्होंने लिखा कि मुफलिसी और भूख का उन्माद किसने लिख दिया, ये मेरे चेहरे पे हिंदुस्तान किसने लिख दिया। 60 साल के बाद ये हिंदुस्तान मुरैना के तेजनारायण शर्मा को मिला। उन्होंने लिखा कि मंच जब से अर्थदायक हो गए तोतले भी गीत गायक हो गए, राजनीतिक मूल्य कुछ ऐसे गिरे जेब कतरे तक विधायक हो गए। ये तरक्की का आईना ये समाज लेकर के घूमता है साहब, ये तरक्की का आईना ये समाज आपको दिखाना चाहता है साहब। मैं उसी में कहा हूँ साहब, लेकिन हमारे किस्मत में रवि भैया आप तो इतने बड़े प्रेसिडेंट हैं। हमारे पिताजी भी रिलायंस में थे, चौथी श्रेणी में काम करते थे। जैसे कोई प्रेसिडेंट साहब जैसा कोई आदमी आता था तो आके घर पे मुझे 3 थप्पड़ मारते थे, बोलते थे देखिए साहब कितना पढ़ाई किए होंगे, रात भर जागे होंगे, तब जाके इतना बड़ा पद मिला है। और हर तीसरे महीने पे प्रेसिडेंट साहब का ट्रांसफर हो जाता था, दूसरे साहब आ जाते थे, फिर लोग के कूटते थे धोबिया पछाड़ लगा करके भाई साहब। हाँ साहब 15 साल में 8 प्रेसिडेंट बदले, हम खूब मारे गए। उसी दिन से मैं आपको ढूंढ रहा हूँ भाई साहब। किसी दिन आप मिलो, मतलब इतना टूटा गया हूँ आप लोगों के नाम से, हाइट तक नहीं बढ़ी मेरी, इतने पिता ने हमारे भाई साहब से बताया आपको। उस दिन मैंने आधे राय भैया निर्णय लिया कि जरूर ऐसा कोई काम करूंगा जिससे त्रिपाठी भैया नीचे बैठे होंगे और मैं ऊपर उनको सुना रहा हूँ भाई साहब। वो दिन आज आया है, ऐसा थोड़ी नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता, हमारा भगवान भेजता है वहाँ से, सरस्वती भेजती है, भगवती भेजती है हमारे। लेकिन ये मेरा दौर है, नवनीत हुल्लड़ एक बड़ा नाम होता है, मैं उनकी अगवानी में अपना कर्तव्य निभाना चाहता हूँ। देखिए हमको गंभीरता से मत लीजिएगा, हम बहुत अच्छे आदमी। हमारी शादी हुई, हमारी माँ ने बोला कि बाबा रामदेव के शिविर में ले जाओ, बाबा रामदेव के शिविर में ले जाओ। वो तो अच्छा था, बुद्धिमाता थी मेरी माँ, कहीं बापू आसाराम के शिविर में भेज दिया तो गौना के पहले ही तेना हो जाता अपना भाई साहब। ऐसे हम सब बताते हैं, टेंशन वाले आदमी भाई साहब। राय भैया तो हम बोले कि माँ बोल रही तो ले जाना पड़ेगा। हम लेके गए बाबा के शिविर में, तो बाबा ने ऐसे सामने मेरी श्रीमती जी को बिठाया और पहले तो आंख मारी। हमने कहा ये टेक्निकल डिफॉल्ट है, टेंशन मत ले तू, बाबा बहुत अच्छे हैं। तो बाबा ने कहा आओ आओ दिनेश बाबा बहुत अच्छी कविता सुनाते हो, बहुत अच्छा गाते हो, बहुत अच्छा लगता है, बताओ। तो मैंने कहा ये योग सीखना चाहती है? तो बोले लो सिखाता हूँ। तो बीवी को बाबा ने पहला योग सिखाया, आज का पहला योग सीखो। बीवी को कह रहे हैं सांस को कंट्रोल करो। वो घर पे आके मेरी माँ को कंट्रोल करने लग गई। अरे मैंने कहा सांस बोला, सांस थोड़ी ना बोला बाबा ने। बीवी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को कंट्रोल करेंगे। वो सब बताते, हम टेंशन में आ गए। बीवी बोली कल वापस जाएंगे, कल वापस जाएंगे। बाबा ने बोला कल बताया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो, सांस को बाहर छोड़ो। मैंने कहा बाबा तू तलाक करो, सांस को कंट्रोल करो, बाहर छोड़ो, तेरे पास नहीं आता। बाबा लोग ऐसा करवाने लगे यार, क्या करेंगे। लेकिन हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। जब हम हिंदी पढ़ते थे तो हिंदी पर अनुस्वार देख करके एक बार मैंने मास्टर से पूछा, मास्टर साहब ये हिंदी के बगल में जो बिंदी है इसका मतलब क्या है? तो बोले ये अनुस्वार है। हमने रविवार सुना था, सोमवार सुना था, अनुस्वार पहली बार सुना। अब हम बम्बई आ गए, बम्बई देखे महिलाएं बड़ा बड़ा अनुस्वार लगाती हैं। तो हमने उनसे पूछा ये बिंदी आप लगाती इसका क्या मतलब है? बोले ये पति का प्रतीक है, सुहाग है। अब मैं घर में रहता हूँ, देखता हूँ पति कभी नल के टोटी पे चिटके हुए, कभी वॉश मशीन के आईने पे चिटके हुए। पतियों को जब मैं कमोड पे चिटके हुए पाता हूँ भाई साहब, इससे बड़ा दुर्दशा पतियों को मैंने जीवन में देखी है भाई साहब। कमाल करती है, क्या करेंगे, इतनी हालत खराब कर देती हैं लोग, हम सही बता रहे हैं। और ऊपर से वेद ने और मन बढ़ा दिया इनका। हाँ, कार्य सुमंत्री करणे सुदासी भुजे सुमाता क्षमया शीला धैत्री यतधिपतिवता नारी गुणम से क्या लिखा।
आज भी लागू होता है महिलाओं पर साहब। पति बाहर निकले तुरंत कहती है देखिए जी उस वाले में रास्ते में ट्रैफिक बहुत होगा, मत जाइएगा। जैसे रोज उनसे पहले वही जाती हूँ और इतने कॉन्फिडेंस से बोलती हैं कि पति वो रास्ते से जा ही नहीं सकता। भाई साहब ऐसा बताते हैं आपको। हाँ, कार्य सुमंत्री मंत्री की तरह ज्ञान देती है साहब। चार्जर ले लिया कि नहीं, पावर बैंक ले लिया कि नहीं, ज्ञान। कार्य सुमंत्री, पति घर आता है, करणे सुदासी, दासी के रूप में पानी लेकर के खड़ी रहेंगी, पंखा चालू कर देंगी। कितनी महान होती है करणे सुदासी। खाना अगर मनपसंद बनाया है तो फोन दोपहर को कर देंगे, बाहर कुछ खा मत लेना, आपके मन का बना के रखा है, कौन खाएगा, आगे खाना पड़ेगा। भोजे सुमाता, माँ की तरह सुनाती हैं पति को साहब। सैने सुरंभा, पति कैसे भी जाएगा शयन कक्ष में, पत्नी कभी नहीं जाती साहब। वो अपने पल्लू को ठीक करेगी, हाथ मुँह धोएगी, फिर जा करके शयन कक्ष में जाएगी। इसलिए सैने सुरंभा कहा गया साहब महिलाओं को। क्षमया शीला धैत्री, ये महिलाओं के अंदर क्षमा कितनी है। अगर धरती माता पे एक जगह पाप हो रहा होता है, दूसरी जगह पुण्य हो रहा होता है, तो धरती पलटती नहीं साहब, दोनों जगह समान होती है। पूरे दिन भर के कार्य को लेकर के, पूरे दिन भर के कार्य को लेकर के घर में कोई अनबन हो जाती है, लेकिन ये महिलाएं पति को ऐसे ही माफ करती हैं जैसे धरती माता माफ करती है। इसलिए क्षमया शीला धैत्री कहा गया साहब। इससे ज्यादा चापलूसी मैं आपकी नहीं कर सकता। सांस लेना भूल गई थी भाई साहब। महिलाओं की तारीफ शुरू कर दो, भगवान कसम मैं बताता हूँ आप लोगों को, हालत खराब हो जाएगी। आप कुछ मत दो, तारीफ करो, क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया खाना बनाया, क्या अच्छा लग रही है, हम बहुत मजा आता है। लेकिन ये हमारा संस्कार है साहब। वैवाहिक पद्धति हमारे पास एक ऐसी है जहाँ 7 फेरे हैं साहब। क्यों हैं 7 फेरे? क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि 7 समुंदर पार भी आपका जन्म हो तो मेरे पति बनकर के ही आप आना साहब। 7 फेरे क्यों है साहब? क्योंकि हम 7वें जन्म में भरोसा रखते हैं, इसलिए 7 फेरे साहब हमारे यहाँ। हाँ, 7वां आसमान, अगर 7वें आसमान के भी पार जाना तो आप मेरे सुहाग रहना साहब। इसलिए 7 की प्रतिष्ठा की गई। हमारे सप्तपदी जो कहावत कही जाती है इसीलिए लाई गई साहब। मैं पंडित हूँ, हमारे शिव बाबा पंडित थे। जय भूत भामन अघन सामन नित्य सामन सुंदरम जटजूट गंग निनाद कलकल सकलता विमोचनम छवि सघन घन सचिशोभित नित्यवरम जय भक्त वत्सल काव्य कौशल परम मित्र जय शेखरम ध्वनि गंग मधुर मृदंग भंग सुमंग वचन विभूषितम अति मधुर हास विलास प्रतिपल श्वास श्वास सदा शुभम जय काम घालक नित्य पालक भक्त बालक मंगलम। मैं पंडित हूँ, इतना याद करके आया हूँ। मैं तो आप लोग माने नहीं साहब ये पंडित है, इसलिए 8-10 श्लोक मैं याद रखता हूँ, 4 जेब में रखता हूँ ऐसा। कोई बोलते तुम पंडित कैसे हो, तो आजकल पंडित तो जनेऊ पहनता नहीं है। पहले तो निकाल के दिखाते थे, ये लो लाइसेंस होता था उसके पास, अब कौन दिखाए। तो मैं तो जनेऊ पहनता हूँ, लेकिन मैं नवनीत हुल्लड़ जी को बुलाऊं उसके पहले एक कविता बोलना चाहता हूँ आपके बीच में। आप लोग जिस भावना से सुन रहे हैं, आज मेरी अंत्येष्टि ही होगी। मैं सही बताता हूँ, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप लोग। हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, इतना बढ़िया मुझे कहीं नहीं सुना गया। अगर ऐसे ही 3 मंच मुझे सुन लिया जाए तो उसके बाद मैं सुनाने के काबिल ही नहीं रह जाऊँ भाई साहब। सब बताया यार, जोरदार ताली बजाओ यार। ऐसे नहीं सुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोग अच्छा नहीं सुन रहे हैं, प्रतिसाद मिलना चाहिए साहब। हाँ, राजा प्रतिसाद हम समझते नहीं, हम तो प्रसाद समझते हैं। हम गांव में कथा सुनने जाते थे तो कथा नहीं सुनते थे, बस वो जो पंचामृत होता था और वो जो भुखनी होती थी पंजीरी, हाँ, नजर उसी पर रहते थे। कथा सर्वा जल्दी खत्म है नहीं होके जब तक हमारा दिमाग खराब हो जाए। मैं पंडित को बोलूँ महाराज जल्दी खत्म करो, हमारी नजर उस पर है महाराज, हमको आपकी कथा से क्या लेना देना। अच्छा, उस दिन कितना भी गरीब आदमी हो, कितना भी गरीब आदमी हो, लेकिन वो केला भी लाता था, गड़ी छुआड़ा लाता था साहब। हाँ, क्या अपने मुंह में पानी आ जाता था साहब। अपनी कथा कहाँ से सुनी जाए। पंडित को हम जितना गरियाते थे उस जमाने में भाई साहब, आज उतना ही आशीर्वाद देने का मन होता है कि एक संस्कार। क्योंकि एक पंडित एक घर पर गया तो घर पर उसके माँ पिता नहीं थे। पंडित का संस्कार देखना साहब। पंडित ने लड़की से कहा लड़की भिक्षाम दे। लड़की ने कहा मेरे घर में न माँ है न पिता है, मैं उनके बिना आज्ञा के आपको महाराज कुछ नहीं दे सकती। बहुत देर बातचीत के बाद पंडित ने कहा कि अपने आंगन की मिट्टी उठा करके मुझे दे दे, लेकिन कुछ तू दे जरूर। इतना कहना था, उसकी माँ का प्रवेश हुआ। माँ ने बेटी को डांटते हुए बोला कि महाराज आप क्या कर रहे हो, इस लड़की से आप मिट्टी लेकर के जा रहे हो। पंडित ने कहा हम पंडित के खानदान से हैं, मैं घर में तेरा एक संस्कार देना चाहता हूँ। इस लड़की को कुछ तो देने की आदत डाल के जाऊँ साहब, जो भविष्य में सिर्फ ये देती रहे, लेने की आदत इसकी कभी न पड़ जाए। ये हम लेके जाते हैं साहब, ये हमारा संस्कार है।
लोग वैसे तो दान की परंपरा बड़ी पुरानी है, नहीं कविता याद आ गई यार? पंडितों के बीच में वैसे तो दान की परंपरा बड़ी पुरानी है, जानी पहचानी है, लेकिन मेरा मानना है कि दान में वही वस्तु दी जाती है जो काम की नहीं रह जाती। मेरे दादाजी ने राई भैया, मेरे दादाजी ने मेरे दादी जी को स्वर्ग पहुंचाने के लिए एक पंडित को एक गाय दान में दी। आप देख लो गांव में कहीं सा बच्चियां खोजी जाती है जो एकदम तीसरे दिन मरने वाली है। सच बताते हैं आप लोग, देखिए कैसा ढूंढा जाता है गांव में। एक पंडित को एक गाय दान में दी। गाय पंडित के घर पहुंचने से पहले ही रास्ते में दादी जी तो टिकी रही, गाय स्वर्गवासी हो गई। ऐसे तो दान हमारे यहाँ दिया जाता है भाई साहब, लेकिन हम दान लेने हैं। दान का संबंध इससे नहीं है कि क्या मिला, दान का संबंध इससे है कि हमें देने और लेने की परंपरा का निर्वाह हो। एक आधुनिक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे हमारे यहाँ भैया धोती पहने, एक अंग्रेज आया, बोला क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? हम उसको घर के आंगन में लगे, बोले का ये तुलसी माता। उसने उखाड़ा, माता के पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोलिए तेरी माता। मेरे अंदर का पंडित जगा। हम उनको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा, तिवारी जी। पिताजी ने दिनेश भैया ऐसा कार्यक्रम दिखाया, उसके बाद से ही अंग्रेज लाल पैदा होने लगे, उसके पहले काले पैदा हो जाते। पहनावे से जीतने वाले लोग हैं कि अंग्रेज कहाँ जीतते हमसे? अंग्रेज किसी अंग्रेज को तकलीफ देनी है, कुछ मत करो। घर बुलाओ, कुर्ता पिजामा पहनाओ, पिजामे के नाड़े को 3 गांठ ज़्यादा लगाओ, उसके बाद उसको गर्म दूध पिलाओ, उसके बाद चिल्ड एसी में बिठाओ। 20 मिनट बाद जो आपातकालीन परिस्थिति में उसका बाप नाड़ा नहीं खोल सकता भाई साहब, अध्यक्ष महोदय को ही जाना पड़ेगा उसका उद्धार के लिए। भाई साहब तालियां बजाओ तो मैं कविता नहीं सुना पाऊंगा भाई साहब। अंग्रेज हमसे टकरा गया, टकरा क्या गया? सभ्यता और संस्कृति को लेकर के विवादों पर आ गया। उसने कहा हमारा वेस्टर्न कल्चर अच्छा है, इसीलिए आप लोग अपना रहे हैं, पूरी तरह से वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपनी सभ्यता संस्कृत इसलिए खो रहे हैं क्योंकि हम परिश्रम छोड़ सुविधा भोगी हो रहे हैं। अरे विश्वास नहीं होता तो मैं तेरा टी शर्ट जींस 2 मिनट में पहन के दिखाता हूं, तू मेरे देश की धोती 2 घंटे में पहन के दिखा। अंग्रेज कहाँ मानने वाला था? जेपी भैया इतनी कविता दिल्ली वाले सुनाने लगे, तो हमने कहा यार इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, पंडित आदमी हो यार, तुम कितना सुनाओगे साले, हम देखो आगे बढ़ाते हैं इसको। अंग्रेज इसके बाद भी कहाँ मानने वाला था? उसने कहा हमें अंग्रेजी बोलनी आती है, हम बड़े होते हैं, तुम हिंदी बोलने वाले, तुम संस्कृत बोलने वाले हमारे सामने कहाँ खड़े होते हैं? हमने कहा इतना गर्व अंग्रेजी पर, तो एक काम करके बता दे, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके दिखा दे। अब जो बात कहने जा रहा हूं आपका हाथ खुल जाए मेरी माताओं बहनें, भाषा वो बड़ी नहीं होती। मैंने कहा ऐसे तर्कों पर, सुनिएगा पत्नी जी, ऐसे तर्कों पर लोग हंसते हैं। भाषा वो बड़ी नहीं होती है जो हम बोलते हैं, भाषा वो बड़ी होती है जो लोग समझते हैं। भाषा वो बड़ी होती है जो लोग समझते हैं। अरे अंधे के छुअन को कभी महसूस करो, अबोध के रुदन को कभी महसूस करो, कुम्हार की चाक पर कुछ गढ़ा है कभी? साहब उंगली का एक इशारा करता है तो कुल्हड़ बन जाता है, दूसरा इशारा देता है सुराही बन जाती है। कुम्हार की चाक पर कुछ गढ़ा है कभी? किसी के आंखों में कुछ पढ़ा है कभी? किसी की आंखों में कुछ पढ़ा है कभी? अरे मैं बड़े मन के साथ कहना चाहता हूँ, उस दिन से मिस्टर जेटली मेरे मित्र हो गए। अब हम दोनों एक दूसरे की सभ्यता और संस्कार का आदर करते हैं। मैं उनके घर पर जाता हूँ, वो मेरे घर पर आते हैं तो मैं उनका वेलकम करता हूँ। मैं उनके घर पर जाता हूँ तो वो मेरा स्वागत करते हैं। संस्कार एक दूसरे के घर पर पहुँचाया नहीं जाने वाली चीज़ है। तो मैं आपके सामने 6 पंक्ति की कविता सुना देता हूँ। हाथ से बहुत है और हाथ से बदरस में बहुत है। मैं सच बताऊँ, हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं। मैं चट्टा लेकर के जाता था गांव में, पलटू मास्टर होते थे तब, कहाँ आदि रमानंद तिवारी जैसा शुद्ध नाम होता था। हाँ,
आदमी बड़े नाम ऐसे नहीं होते, पलटू मास्टर, लखनऊ बाबा, ऐसे ही नाम होते थे। वो धोती लगा करके आते थे, ऐसे छड़ी लेकर के। एक दिन हमको बोले कि तुम्हारा प्रवेश कब हुआ है? हमने सोचा गृह प्रवेश पूछ रहे हैं। हमने कहा प्रवेश आज ही हुआ है सर। तो बोले आज तुम्हारा प्रवेश हुआ तो तुम पढ़ाई मत करो, एक काम करो कि एक बैठी हुई गाय का चित्र बना दो। तो सबने बनाया, हम पंडित थे, हमने खड़ी हुई गाय का बना दिया गलती से। वो छड़ी वो लेते हुए आए, बोले मिस्टर दिनेश हमने तुमको बैठी हुई का बोला था ना। हमने कहा सर जब बनाया था तब ये बैठी हुई थी, ये आपके हाथ में छड़ी देख करके गाय खड़ी हो रही है। विद्वान आदमी हैं, हमारे पैसा कोई विद्वान नहीं रहा। हम कभी स्कूल में फेल भी नहीं हुए। उसका कारण है जो सवाल मुझसे पूछा जाता था वो मेरी समझ के बाहर का होता था, और उसका जो मैं उत्तर लिखता था तो मास्टर की समझ के बाहर का होता था। इसी चक्कर में हर साल पास हो जाते थे। मास्टर को लगता था ससुरा सही न लिख दिया हो कहीं यार, अपनी डिग्री खतरे में आ जाएगी यार कि सही हम सही बताते हैं, हम ऐसी बात होती रहेगी। हाँ, और हमारा जो सम्मान स्कूल में रहा है आप लोग क्या पाते होंगे। हम कभी अपने पैरों पर चल करके स्कूल नहीं गए साहब। हाँ, देखिए जो टंग के गए वो बता रहे टंग के गए। हमारी सवारी क्या होती थी साहब, हमारे यहाँ एक बेलदार जात होती थी, बेलदार। वो हमारे कुआं वहाँ खोदते थे, तो जिस दिन हम नहीं जाते थे उस दिन हमारे घर भेजे जाते थे। वो लोग बोले इसी को खोद के लाओ, और हमको खोद करके लिया जाता था। लेकिन वहाँ से निकल करके गोरखपुर से बम्बई तक पहुँचने में आपके समाज ने, इस साहित्यकारों ने, इस भगवती ने जो आशीर्वाद दिया है वो मैं जीवन में नहीं भूल सकता साहब। आप ये बनाए रखिएगा। एक आधुनिक महिला ने बच्चे को जन्म दिया, एक आधुनिक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा जन्म लेते ही सर पर हिलाने लगा, टन 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 तारा चलती है, 9 से 12 गाना गाने लगा। माँ परेशान, नर्स हैरान, बड़े से बड़े डॉक्टर आए लेकिन बच्चे का गाना गाने का कारण नहीं ढूंढ पाए। बच्चे का दूध मांगने का तरीका तो दिल दहला दे। बच्चा गाकर कहता कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, वो मेरी मम्मी दूध पिला दे। हाँ? इन सभी बातों के चलते उस बच्चे को मना लिया गया। उसके अंदर ये गुण कहां से आया ये जानने का प्रयास किया गया। तो बच्चे ने कहा यह सब कुछ वातावरण की देन है, हम अपने कर्तव्य का निर्वाह कर लें, भारत बहुत आगे निकल जाएगा। यह सब कुछ वातावरण की देन है। अगर महाभारत के अंदर कुछ पल की एक कहानी सुनकर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ करके अंदर जा सकता है तो क्या दिन रात गाना सुनने वाला बच्चा गाना नहीं गा सकता है? और जब मेरी माँ ने कभी प्रहलाद की भक्ति कथा सुनी होती, कभी रामायण की चौपाइयाँ धुनी होती, कभी ओम जय जगदीश हरे गाया होता, कभी श्रीमद् भगवद गीता को हाथ लगाया होता, तब तो मैं राम और कृष्ण के संस्कार को लेकर के आपके घर में आया होता। मेरी माँ ने तो 24 घंटे इंग्लिश चैनल का स्वाद लिया है, इसलिए मेरी माँ ने बेटे को नहीं MTV को जन्म दिया है। अब मेरा चेहरा आप ध्यान से देखो, अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। हाँ, और मेरी बीवी नरेंद्र मोदी की समर्थक है। तो हमारे घर में हमारा क्या होता होगा। बचपन में बाप ने धोया, जवानी में बीवी धो रही है भाई साहब, ऐसे बताता हूँ। लेकिन एक अंतर मेरी और अरविंद केजरीवाल में है, अरविंद केजरीवाल घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं। और जो लोग ताली बजा रहे हैं इससे पता चलता कि घर में उनकी भी हालत अच्छी नहीं है भाई साहब। हम सही बताते, दर्द निकल के आता ना भाई साहब, तभी तो आदमी सुनाता है ये सारे लोग। कोई टेंशन नहीं लेना। मैं अंतिम पंक्तियां आपके सामने प्रवेश करके प्रतिष्ठ करके आपके सामने से विदा होना चाहता हूँ। नवनीत हुल्लड़ जी को बुलाना चाहता हूँ, इसलिए अनुरोध करना चाहता हूँ आज की माताओं से, बहनों से, दादी। हाँ भैया, नहीं बिल्ला लगा हो तो समझना चाहिए कि आयोजक मंडल का आदमी है, बोलना नहीं चाहिए कुछ। हमारे CA साहब बैठे हुए हैं, बहुत आदर सम्मान किया, कोको कोला पिलाया, काजू बर्फी खिलाई। अब बताना चाहिए ना जिस दुकान से आए होगी उसकी भी तो इज्जत हो। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा से मन से खिलाया, बड़े मन के साथ खिलाया। अच्छा, ये आए हैं लखनऊ से आदरणीय सुरेश जी, अब यादवों की सरकार है वहाँ पे, आजकल यादव बामन हो गए हैं। हाँ, वो यादव जी को मुझे याद है, घर में यादव जी के घर में एक चोर घुस आया, तो यादव जी ने 20 मिनट उसको धोया। 25 मिनट बाद पूछा तेरा नाम क्या है? उसने बोला राम लखन यादव। बोला पहले क्यों नहीं बताया कि तू भी यादव है, इतना नहीं मारते तुझको हम। बोले अब क्या करे, तो उसका पैर बांधा रस्सी से, थाने ले गए।
थाने में जाके बोले हमारे घर में एक चोर घुस आया है, उसको चलिए थानेदार साहब पकड़िए। थानेदार बोले तुम तो घर में अकेले रहते हो, तो चोर होगा? बोले उसका रस्सी से मैंने पैर बांध दिया है। तो थानेदार ने यादव जी से पूछा कि हाथ क्या क्या किया? बोले साहब वो तो नहीं बांधा। तो बोले जब हाथ नहीं बांधा तो भाग नहीं गया होगा? बोला साहब बिल्कुल भी नहीं भागा होगा, वो भी यादव है। जो बात मेरे समझ में नहीं आई वो उसके समझ में कैसे आ सकती है? ऐसा सच बताते हैं तो ये समझ का फेर ऐसा है। इसलिए अनुरोध करना चाहता हूँ आज की माताओं से, बहनों से, दादियों से, दादाओं से कि अपने अंदर पलने वाली पाश्चात्य संस्कृति को मार दें, अपने घर में रामायण गीता रखें, अपने बेटे को राम और कृष्ण का संस्कार दें। वरना जब आप मरेंगी आपका बेटा आपको अंतिम संस्कार के लिए लेके जाएगा तो राम नाम सत्य कहने की जगह कोई फिल्मी गाना गाएगा, कविता खत्म हो गई। आप लोगों को तो ऐसा लगता है कि हनुमान चालीसा चलते ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को मुझे जितना सुनाना था आपने सुना, अच्छा लगा। मैं उस जादूगर को बुलाना चाहता हूँ जो काले कुर्ते में है। काला कुर्ता अगर बाहर हो इसका मतलब होता है कि अंदर निर्मल मन के साथ है। हाँ, नवनीत हुल्लड़ मुरादाबादी जी एक बहुत बड़े कवि हमारे, हमने जिससे संस्कार लिए, उनके कवि हैं, इतने गोरे हैं कि कभी कभी शक होता है कि अंग्रेज इनके पहले आए थे कि ये अंग्रेज से पहले आए थे। लेकिन जो भी हो, जहां भी आए अपना जादू बिखेरा। टीवी चैनलों पर आपने विभिन्न माध्यम से इनको सुना। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, माहौल को बोझिल मत होने देना साहब। आप माहौल में एक ऊर्जा रखना जिससे आपको आनंद मिलेगा। जोरदार तालियों के बीच में नहीं भैया बैठो। कविता तो रोज वही सुनाते हैं, माई की तो रोज अलग ठीक करते हैं। क्या दिक्कत आ गई? जा रहे थे? नहीं जाएगा। क्या निकल गया? नहीं, मैं माइक वाला ही था इससे पहले, तो चिंता मत करो। शिव जी, माता जी, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित तमाम श्रोताओं को नमन करता हूँ। दिनेश ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। हर 2 मिनट बाद कह रहा था आपकी अगवानी में खड़ा हूँ। अगवानी करते करते अगले ने, मैंने देखा घड़ी से 40 मिनट काट दिए। एक नाम लूंगा, अगर लगे कि मैंने जोड़ दिया है तो मुझे बताना। दिनेश तो मुझे अगवानी नहीं तो मुझे अडवानी लग रहा था। अगला हटने को तैयार नहीं है। त्रिपाठी जी, क्या बढ़िया कवि सम्मेलन है। ये तो हिट होना ही था अरविंद जी, सुपर हिट कवि सम्मेलन। जिस कवि सम्मेलन में देखता हूं कवियों के नाम नहीं छपते वो सुपर हिट होता है। अरविंद जी, आपका जन्मदिन आप तो बजा सकते हो। बहुत बढ़िया। और आप लोगों का एक उद्देश्य है, पहले मैं उद्देश्य बताना चाहता हूं जो आपकी संस्था का है। वाकई किसी के लिए अगर कार्यक्रम किया जाता है तो क्यों किया जाता है। मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कुंवर बेचैन जी की, मैं उद्देश्य की जो आपके बीच में रखता हूं कि गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कुछ कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल। बहुत अच्छी ऑडियंस। भाई साहब बच्चे को खिलाकर वापस आ गए हैं। आपका ही है, सौंप तो किसी और को दिया है। ये रेंट पे भी करते हो काम। बहुत अच्छा। बच्चे बहुत तेज हो गए हैं सब। ये दादाजी का जिक्र कर रहा था, बच्चे इतने तेज हो गए हैं, बच्चे ने दादाजी को MTV देखते हुए पकड़ लिया। दादाजी मजे से MTV देख रहे थे, अचानक बच्चे ने पकड़ लिया पोते ने। तो दादाजी अनुभवी बात को संभाला, बोले देख बेटा ऐसा है,
देश में कितनी गरीबी है, बच्चियों ने कितने छोटे छोटे कपड़े पहने। तो मैं देश की गरीबी देख रहा था। बच्चा बोला दादाजी 92 नंबर लगाइए, फैशन टीवी आता है। फुल गरीबी। वो बच्चा सामने खड़ा है, क्या कर लेगा, मेरी जेब में मेरा पेमेंट ऑलरेडी पड़ा है। क्या है, आप लोग जब भी मैं वाशी आता हूँ, नवी मुंबई आता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, ऑडियंस बड़ी अच्छी होती है। भैया अर्जुन जी आइए, धोती सही है ना? नहीं, आपको मैंने पहली बार देखा, धोती मैंने नहीं देखा, त्रिपाठी जी ने देखा और पता नहीं। ऑडियंस बड़ी अच्छी है, क्या बिल्कुल ठस नहीं है ऑडियंस। कई जगह अभी पिछले दिनों गया एक नासिक में, सुना ठस ऑडियंस, एकदम ठस। ऐसा लग रहा था जैसे गेंडों को गुलगुली कर रहे हैं, हंसी नहीं रहे। अच्छा, अगर पहला प्रोग्राम हो मान लो जब किसी कवि का और ठस ऑडियंस मिल जाए तो क्या उसका हाल होता है, मैं आपको बताऊं। एक कवि सम्मेलन में दिनेश संचालन कर रहा था, उसने एक नवोदित कवि को खड़ा कर दिया सब, ऑडियंस थी ठस। अब उसका क्या हाल हुआ मैं आपको बताता हूँ। कवि ने कविता पाठ शुरू किया, मेरी माँ ने कुत्ता पाला। ऑडियंस ठस थी तिवारी जी, तो दूसरी लाइन ही भूल गया, उसी लाइन को दोहराया जाए, मेरी माँ ने कुत्ता पाला। और जब 10वीं बार उसने यही लाइन दोहराई तो त्रिपाठी जी उठे और बोले, और उसे मंच पर छोड़ दिया। इतनी मेहनत की है दिनेश ने। जो अरविंद राय जी भी बच्चे हैं उनको भी बढ़वाऊंगा, यहाँ पे दिखवा के उनको भी बढ़ाऊंगा। बिल्कुल कहते हैं, उनको धोती होती टाइट करके आते हैं। आप लोगों ने अच्छा सुना, ये बता रहा था अभी, ऐसे एक भाई साहब ने किसी ने भाषण दिया था बहुत संक्षिप्त। नेताजी जब भाषण देते हैं तब क्या होता है, एक नेता भाषण दे रहा था, साहब बात पकड़ लो तो आगे से पीछे तक बताना, बात पकड़ ली। नेताजी भाषण दे रहे हैं कि लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। तभी एक कुत्ता आया और उसने उस भ्रष्ट नेता को काट दिया। अध्यक्ष जी आपको पता है, हम हास्य रस के कवि, हमें कोई सीरियस नहीं लेता। मैं आपको बताता हूँ, पिछले दिनों मैंने एक दुकान से नई शर्ट ली, घर जाके उसे साबुन से धोया तो वो छोटी हो गई। तो मैं दुकानदार के पास गया, मैंने कहा भाई साहब आपकी दुकान से एक नई शर्ट ले गया था, घर जाके उसे साबुन से धोया तो वो छोटी हो गई, अब मैं क्या करूं? दुकानदार बोला, अब उसी साबुन से तू भी नहा ले। ये जो युग है ना भाई साहब, देखिए आप भी थोड़ा जागृत हो जाओ। ये जो युग है फैशन का युग है दिनेश। हर आदमी टैटू लगाता फिरता है, यहाँ टैटू, यहाँ टैटू, जहां जगह मिल जाए वहां टैटू। एक आदमी टैटू लगवा रहा था, अचानक रोने लग गया। अबे मैंने कहा जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता है तो क्यों लगवा रहा था? वो बोला दर्द की वजह से थोड़ी ना रो रहा हूं, स्पेलिंग गलत हो गई। करीना लिखवाना चाहता था, साले ने कमीना लिख दिया। आदमी सोचता कुछ है, निकलता कुछ और है। अभी एक बहुत ही बढ़िया नाम लिया दिनेश ने, बाबा रामदेव। कमाल तो किया हुआ है सब उस आदमी ने, जिनके ना कमर है ना छाती, वो भी कर रहे हैं कपालभाति। त्रिपाठी जी आपको याद होगा, मैं आपको डाउन दी मेमोरी लेन लेके चलना चाहता हूं। पिछले दिनों बाबा रामदेव जी जंतर मंतर पे बैठे थे, आपको याद है ना? जंतर मंतर पे बाबा जी बैठे थे, अचानक पुलिस आई और पुलिस ने भक्तों को कूटना शुरू किया। भाई जी, पुलिस आई, उसने भक्तों को कूटना शुरू किया। अब आपातकालीन स्थितियों में बाबा जी भाभी जी बनके भागे। अब कमेंट संभालना साहब, मुझे पता लगना जी भाषण पढ़ रहा हूं कि आपातकालीन स्थितियों में बाबा जी भाभी जी बनके भागे। अरे ये तो अच्छा है कि आसाराम की नजर नहीं पड़ी।
एक दूसरे आइटम का जिक्र कर रहा था दिनेश, राहुल गांधी। तो हास्य का पर्याय बन गया है। राहुल गांधी बोला तो हंसने लग गए, जैसे पता नहीं कौन सी बात कह रहे हैं। इतना इंटेलिजेंट है, हंसी तो आई जाती है। कितना इंटेलिजेंट है, पिछले दिनों बारिश में ना किसानों की फसल बिगड़ गई राई जी, तो राहुल गांधी ने सोचा भाई चलो मुआवजा दिलाता हूं, इन्हें रैली की उनके लिए और भाषण देकर उन्हें संबोधित किया। राहुल गांधी ने किसानों को संबोधित किया। क्या संबोधित किया, संबोधन का मजा लेना। राहुल गांधी ने किसानों से कहा, किसान भाइयों, मुझे पता चला है आपकी फसल नष्ट हो गई है, गेहूं के सारे पेड़ गिर गए हैं, नुकसान तो आलूओं के पेड़ों को भी हुआ। मेरी समझ में नहीं आता, जब ये इतना रिस्की धंधा है तो तुम फसल उगाते ही क्यों हो, डायरेक्ट दुकान से क्यों नहीं लोगे? क्या बात है। ये सुनकर किसान भावुक हो गए राही जी। उन्होंने आपस में चंदा करके कुछ पैसे सोनिया जी को दिए। सोनिया जी बोली ये क्या है, किसान बोले ये मुआवजा है। वो बोली किस बात का मुआवजा, किसान बोले फसल तो आपकी भी खराब है। एक एक करके आइटम निपटाऊंगा। एक तीसरा आइटम केजरीवाल, सबसे बड़ा बवाल। आप सोचो, भाभी जी बैठी, भाभी जी आपको तो पता है ना केजरीवाल की मोदी जी से कितनी बनती है, राम लखन की जोड़ी है। अभी आए केजरीवाल, अपना मोदी जी टूर वूर करके आए तो केजरीवाल ने बोल दिया मोदी जी को, बोले इधर उधर घूमते फिरते हो, तुम्हें जानता ही कौन है। मोदी जी तो मोदी जी, बात दिल पे ले गए। बोले कोई नहीं जानता, अभी दिखाता हूँ तुझे, चल मेरे साथ अमेरिका। तो उसे अमेरिका ले गए केजरीवाल को मोदी जी। डायरेक्ट व्हाइट हाउस में एंट्री मारी। बोले तू नीचे रुक, मैं अभी ओबामा के साथ बालकनी में आऊंगा, तब तुझे बताऊंगा कि मैं कितना फेमस हूँ, लोग मुझे कितना जानते हैं। ओबामा के साथ मोदी जी बालकनी में आए तो देखा नीचे केजरीवाल बेहोश पड़ा है। नीचे आए, उसके मुंह पे पानी मारा, पूछा केजरीवाल तू बेहोश कैसे हुआ? केजरीवाल बोला अभी थोड़ी देर पहले एक अमेरिकन मेरे पास खड़ा था, उसने मुझसे कहा ये मोदी जी के साथ कालिया कौन खड़ा है? ऐसा प्रधानमंत्री है। और महिलाओं के लिए अभी तक काफी बातें की हैं। मैं एक चीज से सहमत हूं, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बस एक ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिलाएं नहीं पाई जाती, और वो है फायर ब्रिगेड। क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना नहीं होता। अरे तिवारी जी, पुरुष ही तरक्की कर रहा है, क्या बोल रहे हो महिला तरक्की कर रही है? अगर मैं साबित कर दूं तो यहां से पीछे तक जितने पुरुष हैं या जो समझते हैं कि मैं पुरुष हूं, ताली बजाएं। पुरुष ही तरक्की कर रहा है त्रिपाठी जी। रत्नावली ने तुलसीदास को छोड़ा, तुलसीदास महाकवि बन गए। विद्योत्तमा ने कालिदास को छोड़ा, कालिदास महाकवि बन गए। मोदी जी ने अपनी बीवी को छोड़ा। ये महिलाओं की हमने बात तो कर दी, इतनी टिप्पणियां भी हम कर लेते हैं, लेकिन रात को 10 बजे के बाद अपनी स्थिति एक जैसी वैसी। आप जितना हंस सकते हो भी हंस लो। बोलने की बात ये, पुरुष जो है ना बेसिकली डरपोक आदमी है। बेसिकली देखो, हम शादी करने जाते हैं, 200-250 की बारात लेके चलते हैं। महिला को देखो, अकेली घुसती है घर में। अब मजा लेना कमेंट का। महिला अकेली घुसती है राही जी, और ऐसे घुसती है कि फिर उससे पूछे बिना घर में कोई घुस नहीं सकता। बतेरे कमेंट हो सकते हैं, मुझे 2 पंक्तियां याद आती हैं। अगर ये 2 पंक्तियां सारे कमेंट पे भारी पड़ जाएं तो महिलाएं आप तो ताली बजा देना कि आप लोग हो क्या, भाभियां हैं क्या, मातृशक्ति है क्या। पिछले दिनों हमने महिला दिवस मनाया। महिला क्या है कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है। एक तुम्हारा होना, एक तुम्हारा होना, एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है। एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है। बेज
जुबान छत दीवारों को घर कर देती। ये है कि महिला का अंदर इधर सांडे की तरह बोलती रहती, ये बनाती हैं घर, ये करती हैं खेल। और अभी क्या है, लेकिन हाँ फिर भूल गया, आप लोग एकदम बढ़िया ऑडियंस। वो भी यहाँ मैं जब से प्रख्यात पढ़ रहा था तब से देख रहा हूँ, जब जब बोला साहब तब तब ताली बजा दी, कोई जिद नहीं की। मुझे याद है एक बच्चे ने जिद पकड़ ली, बोले खाने में छिपकली खाऊंगा। घर वालों ने कहा दाल चावल बने खा, बोले नहीं छिपकली खाऊंगा। घर वाले समझ गए मामला टेढ़ा है, तो एक गुरुजी को बुलवाया जो जिद छुड़वाते थे, उनके सामने भी यही जिद छिपकली खाऊंगा। गुरुजी ने मंगवा दी, बोले ले खा, बोले नहीं आधी खाऊंगा, तो आधी करवा दी, बोले ले खा, बोले नहीं तली हुई खाऊंगा, तो तलवा दी, बोले ले खा। बच्चा बोला गुरुजी पहले आप खाइए। अब गुरुजी के प्राण ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे जैसे तैसे पानी के साथ गटक गए और बोले ले अब खा, तो बच्चा रोने लग गया, बोले गुरुजी मेरी वाली तो आप खा। तो राही जी गुरुजी ने अपनी धोती संभाली और भागे, क्योंकि उन्हें मालूम था वो दूसरी आधी भी उन्हें ही खानी पड़ेगी। अब अपने हाथों को खोलिएगा और मुझे बताइएगा कि ना लेना एक ना देना दो, फोकट का टंटा, फोकट का बवाल, ये बच्चा और कोई नहीं, ये है केजरीवाल। बात तो अब आएगा दिनेश, अब तो सुन। पिछले दिनों में मर्सिडीज खरीदने गया। अच्छा क्या चुटकुला खत्म हो गया? यही तो मैं भी कभी मर्सिडीज खरीदने गया राही जी, आपको तो अटैक आने वाला था। आप बोल रहे साला मैं बिल्डर होके नैनो नहीं खरीद पाया। क्या बात है, आपके मनोरंजन के लिए से आगे बढ़ा। मैं मर्सिडीज खरीदने गया, 5 रुपए कम पड़ गए। मैंने दुकानदार से कहा भाई दे दे, बोले नहीं नगद का धंधा है, जब तेरे पास हो ले जाना। और मैं एकदम उदास, मुंह मेरा लटका हुआ, मैं शोरूम से बाहर आया, त्रिपाठी जी मिल गए। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर देखना। मैंने त्रिपाठी जी से कहा 5 रुपए चाहिए, मर्सिडीज खरीदनी है। इन्होंने मुझे 10 का नोट दिया, बोले एक मेरे लिए भी ले ले। अच्छा 5 मेरी तरफ से ले लो। भाई अपने पास तो 5 भी नहीं है दिनेश, आर्थिक स्थिति बहुत खराब चल रही है, तू तो फिर भी प्रोग्राम करता रहता है। हाँ बहुत खुशी है क्योंकि मैंने आपको नैनो दिलवा दी। देखो अपन जितने लोग बैठे, एक चीज तो कॉमन है, हम लोग खूब उत्सव मनाते हैं, त्यौहार हमारे यहाँ मनते हैं, मिठाइयाँ बंटती हैं, मिठाइयाँ खाई जाती हैं। तिवारी जी आज आपका बर्थडे है, इसलिए ये आपको समर्पित करता हूँ। पिछले दिनों दिवाली का टाइम था, घर में मिठाई की ज़रूरत थी, मुझे 1 किलो लड्डू चाहिए थे, मैं लेने जा रहा था। बीवियों की आदत आपको मालूम है, जैसे ही मैंने चप्पल पहनी उसने टोक दिया, बोले काम मुँह मारने जा रहा है। अरे मैंने कहा मिठाई चाहिए 1 किलो, बोले ऐसे कैसे, आज के ज़माने में नीचे क्यों जा रहा है, फ़ोन से ऑर्डर कर दे। तो मैंने एक स्वीट कॉर्नर पर फ़ोन मिलाया और वहाँ से क्या शुरू हुआ मैं आपको बताता हूँ। मुझे 1 किलो लड्डू चाहिए थे, मैंने अग्रवाल स्वीट कॉर्नर पर फ़ोन मिलाया, वहाँ से एक कैसेट बजनी शुरू हुई। नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका स्वागत है। मीठे के लिए 1 दबाएं, नमकीन के लिए 2 दबाएं, गचक रेवड़ी के लिए 3 दबाएं, अन्य के लिए 4 दबाएं। मुझे मीठा चाहिए था, मैंने 1 नंबर का बटन दबा दिया, खेल आगे बढ़ना शुरू हो गया। बोले लड्डू के लिए 1 दबाएं, रसगुल्ले के लिए 2 दबाएं, गुलाब जामुन के लिए 3 दबाएं, बर्फी के लिए 4 दबाएं। मुझे लड्डू चाहिए था, मैंने 1 नंबर का बटन दबा दिया, कैसेट फिर आगे बढ़नी शुरू हो गई। 1 किलो लड्डू के लिए 1 दबाएं, 10 किलो लड्डू के लिए 2 दबाएं, 100 किलो लड्डू के लिए 3 दबाएं, 1000 किलो लड्डू के लिए 4 दबाएं। हड़बड़ाहट में 3 नंबर का बटन दबाएं। 100 किलो लड्डू ऑर्डर हो गए राइट। मैंने तो घबरा के फोन ही रख दिया। थोड़ी देर बाद उसी स्वीट कॉर्नर से फोन आया, नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, अभी अभी आपने 100 किलो लड्डुओं को ऑर्डर किया है,
बताइए किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा कैसे लड्डू, मैंने तो कोई फ़ोन नहीं किया। बोले नंबर तो यही आया था। मैंने कहा देखिए बहन जी, हम 10 भाई हैं, दिनेश से बात करने के लिए एक दबंग, उमेश से बात करने के लिए 2 दबंग। अच्छा जब आप ताली नहीं बजाओगे सारे भाई के नाम बहुत बढ़िया ऑडियंस। आप लोग कहाँ रहते हो यार? महाराष्ट्र में हम भी रहते हैं सर, क्या बात है। लेकिन एक चीज़ है, जैसे दिनेश ने बताया आप लोग लकी हो, हमारा जन्म यूपी का है, आप लोगों का जन्म महाराष्ट्र का है, आप बहुत लकी हो क्योंकि आपके यहाँ 16 संस्कार होते हैं, हमारे यहाँ एक ही होता है अंतिम। ये ले गया था कि मुझे जोधपुर दिनेश, तो आपको मालूम है राजस्थान वाले कैसे होते हैं? बोले हम वीर। मैंने कहा तुम कैसे वीर? बोले हम बात पे जान दे देते हैं। मैंने कहा तुम यूपी आना, हम बिना बात दे देते हैं। अब महिलाओं के हाथ उठे, बोले हम वीर। मैंने कहा तुम कैसे वीर? बोले हमारे यहाँ की महिलाएं अपने मृत पति की लाशों को शमशान घाट तक ले जाती हैं। मैंने कहा यूपी आना, जिंदा को छोड़ाती हैं। अपने नेता ही अलग अलग, वहां पे देखना कैसे कैसे नेता। मुलायम सिंह यादव आज तक क्या बोले किसी की समझ नहीं आई। मायावती कितनी खूबसूरत है आप जानते ही हैं, रात को ख्वाब में आ जाएं तो कपालभाति ऑटोमेटिकली होने लगता है। तिवारी जी पिछले दिनों मायावती जी ने अपने नाम के डाक टिकट जारी किए। पिछले दिनों मायावती जी ने अपने नाम के पोस्टल स्टैम्प जारी किए तो खबर आई कि चिपक नहीं रहे। तो उन्होंने अधिकारियों को बुलवाया, बोले गोंद की क्वालिटी ठीक कराइए। बोले उससे भी कुछ नहीं होगा, लोग थूक उल्टी तरफ लगा रहे हैं। अभी नारे की बात कर रहा था, कन्हैया की बात कर रहा था। नारे और गीत भी संभाल के उछालने चाहिए त्रिपाठी जी। पिछले दिनों एक नारा उछला, आपने सुना होगा, तुम एक अफजल मारोगे हम 1000 अफजल पैदा करेंगे। तुम एक अफजल मारोगे हम 1000 अफजल पैदा करेंगे। तब से अफजल की अम्मी अंडरग्राउंड है। दिनेश गीत सुन, गीत भी यार। एक खूबसूरत लड़की बस स्टॉप पे खड़ी और गीत गा रही है, रंग दे तुम है गेरुआ, रंग दे तुम है गेरुआ। 4-5 आदमी आए, पान पराग थूक के चले गए। सोच समझ के करना चाहिए चीजों को। अभी आप बिल्कुल जुड़ गए हैं फेविकॉल के मजबूत जोड़ की तरह। मैं एक कविता नई लिखी है, मैं आपको सुनाता हूँ। केवल उसकी पृष्ठभूमि इतनी सी कि राहुल गांधी ने अखबार में उसका बयान आया कि ये माल्या जो है वो कैसे भाग गया। आपको मालूम कितना इंटेलिजेंट आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि ये माल्या कैसे भाग गया। राहुल गांधी ने बोला मैंने एक खबर पढ़ी, मैंने कविता लिखी। नई कविता है, प्रस्तुतिकरण में थोड़ा हो सकता है 19-20 हो सकता है, लेकिन अगर आप उठा देंगे शुरू से तो 21-21 होगा। हाँ भाई, गर्लफ्रेंड का फोन है, तेरे को भी तो मजाक होगा। बस मुझे एक बार तालियां बजा के मन दो मिनट कि राहुल गांधी, तुम्हारी बहन की गलती का नतीजा राष्ट्र की सेवा में अर्पित 100% फ्रॉड जीजा। राहुल गांधी, तुम्हारी बहन की गलती का नतीजा राष्ट्र की सेवा में अर्पित 100% फ्रॉड जीजा। जमीनें हड़प हड़प के धनपति हो गया, तू पति तक ना हो सका वो अब पति हो गया।